मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? एनीवन? ओके, थैंक यू। हाँ देवाशीष जी बोलिए। देवाशीष सामंत जी, आपने हैंड रेज किया, कुछ बोलना है सर आपको? ओके, तो जो लोग अपने अपने पर्सनल जीमेल आईडी से या मीटिंग नोटिस को अपने मेल में फॉरवर्ड करके जो लोग ज्वाइन किए ना मीटिंग में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली अपना अपना पर्सनल नंबर आप लोग थोड़ा चैट बॉक्स में अपना मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का अदरवाइज कोई भी ट्रेस हम लोग नहीं कर पाते। जो लोग अनवेरिफाइड अकाउंट से होते हैं तो एमएस टीम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो काइंडली आप क्या कीजिएगा ना, अपना पर्सनल नंबर जो है अभी मीटिंग के दौरान हो सकता है, मीटिंग खत्म होने के बाद हो सकता है, जो आपको सुइटेबल लगे, आप काइंडली थोड़ा चैट बॉक्स में अपना पर्सनल नंबर को मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? वो हमें चाहिए होगा ताकि हम लोग आपका जो अटेंडेंस है इसको हम लोग कैप्चर कर पाए। चलिए, ये जो सेशन है ये बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर एक बेसिक सेशन है, जहां पे हम लोग कुछ बेसिक चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। मोस्टली जो हम लोग ड्राइव फ्रंट में हम लोग यूज करते हैं उन्हीं सारे पर्सपेक्टिव के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे, जो सेमीकंडक्टर स्विचेस है, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, एंड कुछ सर्किट जो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पे इन केस ऑफ ड्राइव हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, जो बेसिक नॉलेज सबको रहना चाहिए, उसी पर्सपेक्टिव के ऊपर एक सेशन है और हम लोग अपने नेक्स्ट 2 घंटे में उसी को कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं इसके पीछे, मैं आगे चलता हूं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? एक क्वेश्चन एक हम सबके मन में आता होगा कि हम लोग बहुत बारी टर्मिनोलॉजी सुनते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बट एक चीज है क्या? तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है जो हाई वोल्टेज एंड करंट को प्रोसेस करता है, ताकि हम लोग हमारा जो वैरायटी ऑफ नीड्स है इन आवर डेली लाइफ, उसमें हम लोग उस वोल्टेज एंड करंट को वैरायटी ऑफ नीड्स के अनुसार कंट्रोल्ड वे में सप्लाई कर पाए। इसको और एक तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो बेसिकली सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर पावर डिवाइसेस एंड सर्किट्स के ऊपर बात करता है, जो पावर कन्वर्शन में हमें मदद करता है, ताकि हम लोग अपने डिजायर्ड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को, दैट इज कंट्रोल्ड वोल्टेज एंड कंट्रोल्ड पावर को हम लोग अचीव कर पाए। इन अ नटशेल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल्स को सिग्नल लेवल के मुकाबले हमें मदद करता है पावर लेवल एप्लीकेशन में यूज करने के लिए। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आगे बढ़ते तो सबसे पहले बात आता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें नीड क्या है, क्या जरूरत है हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। देखिए, हम लोग सब लोग अपने अपने लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ पावर के साथ परिचित है। से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं आपके मोबाइल फोन का, तो हम सबका जो मोबाइल फोन है वो बेसिकली चार्ज होता है 5 वोल्ट डीसी से, हम सबको पता है। बट हमारे पास जो अवेलेबल पावर है, जो पावर हमारे पास अवेलेबल है, जो सप्लाई से हमारे पास आया हुआ है, इट इज 230 वोल्ट डीसी एसी। तो अभी हमारे पास जो चैलेंज है मेन कि 230 वोल्ट डीसी जो पावर मेरे पास अवेलेबल है, उसको कैसे हम लोग अपने रिक्वायर्ड पावर में हम लोग कन्वर्ट कर पाए। तो ये जो कन्वर्शन में ये जो लिंक की तरह जो काम करता है वो है मेरे लिए कन्वर्टर सर्किट। एक कन्वर्टर सर्किट हमारे अवेलेबल पावर, जो पावर हमारे पास अवेलेबल है और जो रिक्वायर्ड पावर मेरा है, जो पावर मुझे चाहिए, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। बेसिकली कन्वर्टर सर्किट में हम लोग क्या क्या चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, हम लोग मोस्टली डिस्कस करते हैं रेक्टिफायर और कन्वर्टर के बारे में। वी डिस्कस अबाउट चॉपर, वी डिस्कस अबाउट इन्वर्टर एंड वी डिस्कस अबाउट साइक्लो कन्वर्टर्स। तो कन्वर्टर सर्किट वो सर्किट है जो हमारे लिए अवेलेबल पावर को रिक्वायर्ड पावर में कन्वर्ट करके देता है। दैट इज द मेन यूज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन का अगर बात करें तो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को कहां कहां अप्लाई करते हैं, तो एरोस्पेस एप्लीकेशन, मैं इन डिटेल नहीं जा रहा हूं कहां कहां पे है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। स्पेस शटल में पावर प्रोवाइड करने के लिए, या फिर आपके एयरक्राफ्ट में पावर सिस्टम को प्रोवाइड कर, पावर सिस्टम जो पावर है वो प्रोवाइड करने के लिए, सैटेलाइट में पावर प्रोवाइड करने के लिए, ये सब काम में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है। कमर्शियल एप्लीकेशन में हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल रेफ्रिजरेशन, इन सब में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देखने को मिलेगा।
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के केस का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इतने दिनों से प्लांट में है जहां पे ब्लोअर, फैन, कंप्रेसर, ट्रांसफार्मर, टैप चेंजिंग, इन सब में हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट रेजिडेंशियल एप्लीकेशन, आपके और मेरे घर में क्या क्या जगह पे एयर कंडीशनिंग हो गया, कुकिंग हो गया, लाइटनिंग हो गया, ड्रायर, फैन, पीसी, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, ये सारे चीज में हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन में कहां कहां देखने को मिलते हैं। बैटरी चार्जर, पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, आज के दिन ईवी बहुत फेमस हो चुका है, आप लोगों को पता है। और इन सबको चलाने के लिए ईवी का जो भी सर्किट है, बैटरी, इन सबके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज एन इंटीग्रेटेड कंपोनेंट राइट नाउ। तो विदाउट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारा चीज अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यूटिलिटी सिस्टम एप्लीकेशन, तो एचवीडीसी ट्रांसमिशन हो गया, एक्साइटेशन सिस्टम, वार कंपेंसेशन, स्टैटिक सर्किट ब्रेकर, इन सब में हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है। एंड ये लिस्ट यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी ये लिस्ट बढ़ता है। ये लिस्ट बहुत बड़ा है जिसको हम लोग बोल के खत्म नहीं कर सकते। इन अ नटशेल अगर मैं बोलूं तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों ओर हम लोग जितने भी चीज देखते हैं आज के दिन, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसमें हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का एप्लीकेशन हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ना क्वेश्चन आता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आज के दिन इतना फेमस है, हम लोग बात कर रहे हैं कि हर एक जगह पे हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या सेमीकंडक्टर डिवाइस हमें देखने को मिलेगा। ये क्या, कितना साल हुआ होगा इसके इवैल्यूएशन में, कितना टाइम लगा हुआ होगा इसको इवैल्यूएट होने में, अपने प्राइमरी जोन से आज जहां पे हम लोग पहुंच पाए। तो अगर इसका रोड मैप हम लोग देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। याद रखने की जरूरत नहीं है इस चीज को, ना ही आपके कभी ये क्वेश्चन, कोई भी वो एग्जाम में कोई क्वेश्चन में आपका आएगा। या उदय जी बोलिए। उदय जी आपने हैंड रेज किया था। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो 1897 में पहला बार जे.ए. फ्लेमिंग ने थ्रू वैक्यूम डायोड इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किए थे 1897 में। और अराउंड 1990s, 100 साल भी नहीं हुआ, अराउंड 1990s तक मित्सुबिशी एंड एबीबी ने एक साथ मिलकर जॉइंटली आईजीसीटी, आज के दिन हम लोग जिस स्विच का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते, जिस स्विच के बारे में हम लोग बोलते कि जो सबसे ज्यादा एडवांस स्विच है दैट इज आईजीसीटी, तो वो हमारे पास आ चुका था। या पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इवैल्यूएशन में वो डिवाइस या वो सेमीकंडक्टर स्विच हम लोग डिस्कवर कर चुके थे। तो आप देख ही सकते हो विद इन 100 ईयर टाइम स्पैन स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इन्वेंशन टू आईजीसीटी, 100 साल भी नहीं लगा हमें इस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो इतना फास्ट इवैल्यूएशन हुआ इन डिवाइसेस का। ठीक है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 100 साल में हम लोग और भी कुछ एडवांस चीजें हमें देखने को मिले जो अभी तक हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो दैट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस स्पीड में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक जो भी सर्किट है जो अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है। और इसके साथ हमें, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड से है, हम लोग को लगातार इन सब डिवाइसेस के साथ काम करना पड़ता है, तो हमें भी अपने आप को इन सारे नए नए सिस्टम्स के साथ, इन सारे नए नए सर्किट्स के साथ, इन सारे नए नए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए ताकि हम लोग सेमीकंडक्टर्स को पहले अच्छे से समझ पाए। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपना सेमीकंडक्टर फिजिक्स को समझने के लिए। हम सबको पता है कि हम लोग कोई भी मटेरियल हमारे पास हो गया, उसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिकली देखें तो इलेक्ट्रिकली हम लोग कोई भी मटेरियल को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स, एक को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स एंड एक को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर में रेजिस्टिविटी कम रहता है कंपेयर टू कंडक्टिविटी इसमें हाई रहता है। फॉरबिडन गैप, इन केस ऑफ कंडक्टर इट इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिकॉज इसका जो कंडक्शन बैंड है और जो इसका वैलेंस बैंड है वो दोनों ओवरलैप कंडीशन में रहता है। एग्जाम्पल का अगर मैं बात करूं तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ग्राफाइट, ये सारे मेरे लिए कंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। टेम्परेचर इफेक्ट अगर हम लोग देखें तो इन केस ऑफ कंडक्टर इट इज पॉजिटिव इन नेचर, दैट्स मीन जितना टेम्परेचर रेज होगा रेजिस्टेंस कंडक्टर के केस में हमें बढ़ता हुआ दिखता है। इन केस ऑफ इंसुलेटर इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है कंपेयर टू कंडक्टिविटी इट इज वेरी लो। फॉरबिडन गैप नियरली स्टार्टिंग फ्रॉम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोर और लेस होता है। उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉरबिडन गैप के साथ इंसुलेटिंग मटेरियल हमें देखने को मिला है।
एग्जाम्पल की अगर बात करें, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ग्लास, डायमंड, ये सारे मेरे इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। टेम्परेचर इफेक्ट इन केस ऑफ इंसुलेटर हमें जो देखने को मिलता है नेगेटिव। दैट्स मीन जितना ज्यादा टेम्परेचर हम लोग रेज करेंगे इंसुलेटर का रेजिस्टेंस उतना डिक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर मेरे कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं, तो इसका रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों ही सेमी आपके इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच में रहते हैं। फॉरबिडन गैप, इसलिए इसका अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एग्जाम्पल का अगर मैं बात करूं, इट इज सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। एंड टेम्परेचर इफेक्ट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इट इज अगेन नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव इन द सेंस जितना ज्यादा हम लोग टेम्परेचर को रेज करेंगे इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द रेजिस्टेंस विल फॉल। ठीक है, तो इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों का मेन मोटिव रहेगा सेमीकंडक्टर को समझना। तो सेमीकंडक्टर को हम लोग मोस्टली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जो सेमीकंडक्टर हमें नेचर में अपने प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है, उसमें कोई भी इंप्योरिटी एडेड नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अनडोप्ड सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल रहता है, जिसके चलते प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लो होता है। दैट मीन हम लोग जिस रूम टेम्परेचर में रहते हैं उस रूम टेम्परेचर में हम लोग कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज करके कंडक्शन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग डेवलप किए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को। अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग कुछ इंप्यूरिटी इंटेंशनली मिक्स करते हैं, और जो इंप्यूरिटी हम लोग मिक्स करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है डोपिंग। और जो इंप्यूरिटी हम लोग मिक्स कर रहे होते हैं उस इंप्यूरिटी को हम लोग बोलते हैं डोपैंट्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हम लोग जिस नेचर का इंप्यूरिटी ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसका पॉजिटिव नेचर का होगा, दैट्स मीन ये पी टाइप मटेरियल होगा या एन टाइप मटेरियल होगा, वो हम लोग आएंगे कुछ देर में। बट ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग डेवलप किए, इससे फायदा हमें क्या मिला? इससे फायदा हमें ये मिला कि इसका नॉर्मल रूम टेम्परेचर में इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो इंट्रिंसिक के केस में कम था, एक्सट्रिंसिक के केस में हम लोग उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को और ज्यादा अचीव करने में कामयाब हो गए। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी हम लोग बेसिकली जो डोपैंट हम लोग यूज करते हैं, दो नेचर का यूज करते हैं, आइदर पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट। बेसिकली पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट यूज करने के पीछे रीजन ये है कि हम लोग जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस देखते हैं, सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें देखने को मिलता है, इसमें भी सिलिकॉन, इसमें भी जर्मेनियम, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में या वैलेंस बैंड में हमें 4 इलेक्ट्रॉन दिखने को मिलता है। तो इसका जो एटॉमिक साइज है वो मोर और लेस आसपास होता है कोई ऐसा एटॉम के जिसके वैलेंस बैंड में आइदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर जिसके वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। एंड दैट इज द रीजन, ताकि हमारे सेमीकंडक्टर लैटिस में गैप्स कम बने, हम लोग मोस्टली एज अ डोपेंट हम लोग आइदर पेंटावैलेंट एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं और ट्राइवैलेंट एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो पेंटावैलेंट एलिमेंट में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा आर्सेनिक, एंटीमोनी या फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। इन केस ऑफ ट्राइवैलेंट एलिमेंट हम लोग मोस्टली इंडियम, बोरोन या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैसे क्या क्या से फॉर एग्जांपल हम लोग कोई सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग एक ट्राइवैलेंट एलिमेंट को हम लोग डोप किए, तो उससे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर हम लोग कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप मटेरियल को डोप करते तो उससे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन के आता है उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन केस ऑफ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के तौर पे लिए, इट मे बी अ सिलिकॉन, इट मे बी अ जर्मेनियम एटॉम, तो वो जब कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है विद अ ट्राइवैलेंट एटॉम, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए डेफिशिएंसी बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं होल्स। तो इन केस ऑफ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे लिए जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है दैट आर होल्स, एंड इलेक्ट्रॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेरे लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। इन केस ऑफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग क्या करें, पेंटावैलेंट एटॉम से डोप करवा रहे हैं, तो उसमें पेंटावैलेंट एटॉम का 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन अपना वो
बॉन्डिंग को छोड़ के बाहर आने का कोशिश करता है। एंड दैट इज वाई एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोगों को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है, व्हेयरएज होल्स इन केस ऑफ एन टाइप मटेरियल हमें एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दिखता है। ठीक है, यहां पे एक लिस्ट है। ये लिस्ट क्या बताता है कि हम लोग सबको पता है, हम लोग जो भी यहाँ पे क्लास कर रहे हैं तो हम सबको मोर और लेस पता ही है कि हम लोग मोस्टली सिलिकॉन को ही यूज करते हैं एज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। मतलब सिलिकॉन से ही हम लोग डिफरेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस का डिवाइस बनाते हैं, जर्मेनियम से नहीं। ऐसा क्यों? यहाँ पे एक उसी का कंपैरिजन चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मोस्ट जो प्रॉब्लमेटिक चीज है जर्मेनियम के केस में, दैट इज इट्स रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है, तो जर्मेनियम का रिवर्स लीकेज करंट जो है वो बहुत हाई है। इट इज अराउंड 2 माइक्रो एम्पियर टू 15 माइक्रो एम्पियर। कंपेयर टू सिलिकॉन अगर देखें तो सिलिकॉन में वैल्यू बहुत कम है, दैट इज 0.0 माइक्रो एम्पियर टू 1 माइक्रो एम्पियर। दैट इज द मेन रीजन कि हम लोग जर्मेनियम को मोस्ट ऑफ द केसेस में सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। बट मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि जर्मेनियम एकदम से यूज नहीं होता। जर्मेनियम यूज होता है बट बहुत प्रिसाइज एप्लीकेशन में, जहां पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड है एंड मुझे ज्यादा ये नहीं चाहिए, मुझे उतना ज्यादा वोल्ट मतलब पावर सेविंग चाहिए मुझे, उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं। बट मोस्टली हम लोग जो इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज करते हैं या हम लोग अपने घर में जो सारे चीजों को इस्तेमाल करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस को, वो सारे मोस्टली सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। इसके बियॉन्ड अगर और कुछ चीजें हम लोग देखें जो सिलिकॉन आगे है जर्मेनियम से, दैट इज इसका वेरिएशन इन द लीकेज का टेम्परेचर जो है सिलिकॉन के केस में वो बहुत कम है कंपेयर टू जर्मेनियम। जर्मेनियम में हाई होता है ये। सिलिकॉन में हर 12 डिग्री रेंज के साथ आपको जो लीकेज करंट है वो दुगना होता हुआ दिखेगा। इन केस ऑफ जर्मेनियम हर 8 से 10 डिग्री रेंज में आपको डबल होता हुआ दिखेगा। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज सिलिकॉन के केस में हाई है, it is around 70 to 1000 volt या 1 kV. In case of germanium it is very low, it is around 50 volt. Forward current handling capacity silicon में ज्यादा in the range of ampere, whereas in case of germanium it is pretty low in range of microampere. Power handling capacity again silicon में ज्यादा, it is around 50 watt compared to germanium which is very low, about 10 watt. Temperature stability silicon का अच्छा है and compared to germanium का temperature stability उतना अच्छा नहीं है। कॉस्ट सिलिकॉन का कम है, जर्मेनियम का ज्यादा है। एक एडिशनल जो वोल्टेज जर्मेनियम हमें प्रोवाइड करता है कि जर्मेनियम का नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज जो है वो कम है कंपेयर टू सिलिकॉन, बट बाकी सारा जो पॉजिटिव साइड है सिलिकॉन के केस में वो मेरे लिए ज्यादा प्रेफरेबल है कंपेयर टू दैट ड्रॉप जो हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस कट इन वोल्टेज। एंड दैट इज द मेन रीजन और दैट इज द मेन पर्पस कि हम लोग सिलिकॉन को इस्तेमाल करते हैं एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। मोस्टली हमारे जो सेमीकंडक्टर डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसमें मोस्टली हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएन जंक्शन के बारे में। तो नाउ व्हाट इज पीएन जंक्शन? मैं जस्ट सिंपली एक चीज आपको पहले दिखा देता हूं, या पे एक एडिशनल पेज नहीं है, मैं यही को यूज करता। तो पीएन जंक्शन होता क्या है? तो बेसिकली पीएन जंक्शन के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि हमारे पास कोई एक सेमीकंडक्टर लैटिस होगा, उसमें अगर हम लोग पेंटावैलेंट एटॉम को पेंटावैलेंट एटॉम से डोप करेंगे तो एक एन टाइप मटेरियल बनेगा, अगर ट्राइवैलेंट एटॉम से डोप करेंगे तो एक पी टाइप मटेरियल बनेगा। इन केस ऑफ पीएन जंक्शन मान सकते हैं कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर लैटिस है जस्ट लाइक दिस वन। जस्ट अ मिनट, मैं जस्ट पेन ऑन कर लेता हूं। या तो जस्ट लाइक मेरे पास एक सेमीकंडक्टर लैटिस है जस्ट लाइक दिस वन। तो मेरे पास एक सेमीकंडक्टर लैटिस है ऐसा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें एक पार्ट में हम लोग इंटेंशनली पेंटावैलेंट एलिमेंट को डोप करते हैं और एक केस में हम लोग क्या करते हैं, ट्राइवैलेंट एलिमेंट को डोप करते हैं। तो इस साइड में हम लोग सपोज कर रहे हैं पेंटावैलेंट एलिमेंट को डोप, इस साइड में सपोज हम लोग कर रहे हैं ट्राइवैलेंट एलिमेंट को डोप। तो इस केस में ए वाला साइड जो बनेगा वो मेरे लिए होगा एक पी टाइप साइड, ए वाला जो साइड होगा वो मेरे लिए होगा एन टाइप साइड, और बीच में जो जंक्शन फॉर्मेशन हुआ, जो जंक्शन आपको दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन। ना अभी एक चीज अगर हम लोग देखें, मैं इससे और एक कुछ चीज आपको बता देता हूं जो डायोड के केस में मुझे जरूरत होगा, जो यहां से हमें समझने में थोड़ा आसानी होगी, अभी हम लोग समझ पाएंगे उस चीज को। तो से फॉर एग्जांपल ये जो पी टाइप मटेरियल है इसमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्कर्सिटी है, इस साइड में इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी, इन लोगों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे होल से दे वांट सम इलेक्ट्रॉन, व्हेयरएज इस पर्टिकुलर इन साइड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है।
तो अभी ये सिचुएशन अगर है जहां पे एक साइड पे इलेक्ट्रॉन का स्कर्सिटी है और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन करने का क्या कोशिश करेगा, यहां से कूद के इस पोजीशन में जाने का कोशिश करेगा। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। और इस डिफ्यूजन के चलते क्या होगा कि एन टाइप मटेरियल के एक पार्ट में हमें एक पॉजिटिवली चार्ज लेयर देखने को मिलेगा और पी टाइप मटेरियल के एक पार्ट में हमें नेगेटिवली चार्ज मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये लेयर तब तक ये डिफ्यूजन चलेगा जब तक ये लेयर इतना बड़ा नहीं हो जाता कि फर्दर डिफ्यूजन को ये रोक पाए। और ये जो लेयर यहां पे फॉर्मेशन हुआ बीच में, इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। और ये जो कंडीशन का हम लोग बात किए, इट इज द जीरो बायसिंग कंडीशन। इसको हम लोग बोलते हैं जीरो बायस कंडीशन, जो एक पीएन जंक्शन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका जीरो बायस कंडीशन। अभी अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस करूं, फॉरवर्ड बायस इन द सेंस मुझे क्या करना है कि सपोज इन साइड में मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। और पॉजिटिव साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़े हुए। तो इस केस में क्या होगा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का पहले से ही ज्यादा था और अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इसमें फीड कर रहे हैं थ्रू दिस बैटरी। और यहां पे इलेक्ट्रॉन का स्कर्सिटी पहले से ही था और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी इसमें थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन था उसको भी हम लोग निकाल ले रहे हैं थ्रू दिस बैटरी। तो अभी क्या होगा, यहां पे एक होल्स का सर्ज बन जाएगा और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे डिप्लेशन लेयर को ढकेलेगा इस साइड में। और ढकेलते ढकेलते एक समय ऐसा आएगा कि डिप्लेशन लेयर इतना छोटा बन जाएगा कि यहां से फिर से डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। और इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन। रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। जस्ट मैं और एक डायग्राम यहाँ पे जल्दी से बना लेता हूं ताकि ये सब चीज आपको मैं दिखा पाऊं। तो इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, पीएन जंक्शन के केस में क्या होता है कि हम लोग ऑपोजिट पोलैरिटी को कनेक्ट कर देते हैं। दैट्स मीन पी साइड में हम लोग बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं, व्हेयरएज एन साइड में हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स को जोड़ते हैं। तो उससे क्या होगा, इस साइड में इलेक्ट्रॉन था जो यहां से निकल जा रहा है और इस साइड में इलेक्ट्रॉन का नीड था जो यहां से सप्लाई कर रहा है बैटरी। तो अब ये जो लेयर था वो लेयर हमें धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा। दैट्स मीन इस कंडीशन पे कोई भी करंट का फ्लो होने नहीं देगा। बट से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगा के रखा, जिस वोल्टेज को मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं और एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि ये लेयर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसके बाद वो बढ़ नहीं सकता, बट उससे भी ज्यादा वोल्टेज स्ट्रेस है। उस केस में क्या होगा, ये जो लैटिस है वो कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा और यहां से हम लोग का एक करंट फ्लो करना चालू हो जाएगा। एंड इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन, करेक्ट है। सब हम लोगों को याद होगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं इन सबके। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन दो तरीके का हो सकता है हमारे लिए। एक हो सकता है एवरेज ब्रेक डाउन, जो अनकंट्रोल ब्रेक डाउन है, जो मोस्टली हमें पीएन जंक्शन में देखने को मिलता है। एक हो सकता है जेनरल ब्रेक डाउन। जेनरल ब्रेक डाउन के केस में क्या होता है कि इट इज कंट्रोल ब्रेक डाउन। हम लोग इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो ये जो कंडीशन हम लोग बात किए थे, बिफोर द ब्रेक डाउन हैपेंस, जब ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो तब तक वो क्या कर रहा था, रिवर्स करंट के फ्लो को रोक रहा था। एंड दैट इज द कंडीशन जो हम लोग पीएन जंक्शन के केस में हम लोग बात करते हैं एज अ रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। या ना, तो पीएन जंक्शन क्या है, जो सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर में हम लोग एक साइड में पी टाइप मटेरियल एंड एक साइड में एन टाइप मटेरियल को हम लोग चार्ज कर रहे हैं। इसके चलते हो क्या रहा है कि एक साइड में मेरा होल्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रुक जा रहा है और एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेरा एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रुक जा रहा है। तो इसके चलते डिप्लेशन ऑफ चार्ज कैरियर रेडी होता है। देयर आर थ्री बायसिंग मोड, जीरो बायस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लेशन लेयर, जो अभी तक हम लोग यहाँ पे डायग्राम के जरिए समझने का कोशिश कर रहे थे। वही सेम चीज को यहाँ पे आपको एनिमेशन की मदद से समझाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एन टाइप मटेरियल के केस में आपको एक लेयर देखने को मिल रहा है जो लेयर पॉजिटिव है और पी टाइप के केस में आपको एक नेगेटिव लेयर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर की कैसे फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो पी टाइप मटेरियल में हमें एक नेगेटिव चार्ज का एक लेयर दिखता है, एन टाइप मटेरियल में पॉजिटिव चार्ज का लेयर। इसी को हम लोग बोलते हैं मोस्टली डिप्लेशन लेयर। चलो
तो इस डिप्लेशन लेयर का साइज इट इज अराउंड 5 × 10⁻⁴ मिलीमीटर होता है। जस्ट याद रख सकते हैं इसको, कभी कभी हम लोग स्पेस चार्ट भी बोलते हैं, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम यूज होता है, बट द पर्पस इज सेम, ठीक है। इट इज द डिप्लेशन लेयर। तो इसको अगर ओवरकम करना है हमें, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो इनकेस ऑफ सिलिकॉन हमें एक मिनिमम वोल्टेज उसमें फीड करना होता है। तो सिलिकॉन के केस में वोल्टेज का वैल्यू क्या है, इट इज अराउंड 0.7 वोल्ट, एंड इन केस ऑफ जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल। करेक्ट, ये सारा चीज हमें पता है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इनकेस ऑफ फॉरवर्ड बायस क्या होगा, जब भी लगाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, डिप्लेशन रीजियन छोटा होगा एंड मेरा करंट का फ्लो चालू होगा। इन केस ऑफ रिवर्स बायस कंडीशन डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करेगा एंड करंट के फ्लो को रोकेगा टिल जब तक वो रोक सकता है। एक ऐसा पार्ट आएगा, आप अगर वोल्टेज को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते हुए चलोगे तो एक ऐसा पार्ट आएगा जब वो अपना रिवर्स ब्रेकडाउन को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। करेक्ट, उस केस में मेरा लैटिस कंप्लीट डैमेज हो जाएगा इन केस ऑफ एवरेज ब्रेकडाउन। अगर जनरल ब्रेकडाउन है तो इट इज अ कंट्रोल ब्रेकडाउन, तो उस केस में मेरा लैटिस फिर भी सही रहेगा, उसको मैं फिर से यूज कर सकता हूं। तो ब्रेकडाउन जैसा मैं बोल रहा था दो किस्म का होता है, एक होता है हम लोग बोलते हैं एवरेज ब्रेकडाउन, एक को हम लोग बोलते हैं जनरल ब्रेकडाउन। तो एवरेज ब्रेकडाउन में हम लोग क्या करते हैं, जब हाई रिवर्स वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते कोई भी पीएन जंक्शन में, तो वो रिवर्स वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के तौर पे वो फीड होता है अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वहां से अपना जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है उसको तोड़ के वहां से बाहर निकल आते हैं। और जब भी वो अपना कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ के स्पीड से बाहर निकल आते हैं, तो क्या होता है, वो चलते समय दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ उनका कॉलिजन होता है और फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ वैसे रिलीज हो जाते हैं अपने जगह पर। इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज ब्रेकडाउन। इस केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकल रहे हैं। तो एक बार जब अपना कोवैलेंट बॉन्डिंग तोड़ देंगे तो वापस जुड़ नहीं सकते। बट इन केस ऑफ जनरल ब्रेकडाउन इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ इंक्रीज करते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं कर इसमें टूटा जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, कब पॉसिबल है कि जब हम लोग सेमीकंडक्टर लैटिस को हाईली डोप्ड करें, बहुत हाई रीजन उसको डोप करके रखे, तब सिर्फ पॉसिबल है। इस केस में होता क्या है कि हम लोग उनके काइनेटिक एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं और वो चलते समय इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करते हैं एंड उससे एक रिवर्स करंट फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड जनरल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो एवरेज ब्रेकडाउन अगेन मैं बोल देता हूं, इट इज एन अनकंट्रोल्ड ब्रेकडाउन, जनरल ब्रेकडाउन इज अ कंट्रोल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि अनकंट्रोल्ड है तो इसके लिए जो रिवर्स ब्रेकओवर वोल्टेज मुझे चाहिए होगा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज मुझे चाहिए होगा, वो कंपेयर टू द जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज हाई होता है, जो इस कर्व में आपको दिख रहा है। एक क्या कर्व है, इट इज द टिपिकल VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन। ठीक है, मैं डायोड यहाँ पे नहीं बोलूं, मैं टॉकिंग अबाउट पीएन जंक्शन, और इसी प्रिंसिपल को यूज करते जिस सेमीकंडक्टर डिवाइस में हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, बट हम लोग अभी पीएन जंक्शन के बारे में बात करें तो इट इज द टिपिकल VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि एवरेज ब्रेकडाउन के लिए जो भी मुझे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इट इज वेरी मच हाई कंपेयर टू द जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट लेवल ऑफ डोपिंग, ये हमें थोड़ा जानने का जरूरत है। मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट चलूंगा, आपको जस्ट बता देते कि होता क्या है। तो हम लोग डोपिंग डेंसिटी को एक सेट वैल्यू पे फिक्स करते हैं। नाउ व्हाट इज दैट सेट वैल्यू, इट इज अराउंड 10⁻16 to 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इस रेंज में मैं कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस को डोप कर रहा हूं तो मेरे लिए नॉर्मल डोपिंग। अगर मुझे उसको हाईली डोप करना है, दैट इज डोपिंग डेंसिटी अगर मुझे ज्यादा करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा मेटेरियल का यूज करते हैं, उसका डोपिंग डेंसिटी तब हो जाता है 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब रेंज में। ठीक है, जब हम लोग हाईली डोप कर रहे होते कोई भी सेमीकंडक्टर लैटिस को। जब हम लोग लेसली डोप कर रहे होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, उसका नॉर्मल डोपिंग लेवल से कम डोपिंग करते हैं, इट इज अराउंड 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, इस रेंज पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल पीएन जंक्शन के केस में आपको जो डोपिंग डेंसिटी दिखेगा, एक्सेप्टर दैट इज द पी टाइप एंड द डोनर दैट इज द एन टाइप, दोनों का सेम दिखेगा, इट इज अराउंड 10⁻16 to 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। इन केस ऑफ P प्लस एन जंक्शन हम लोग एन जंक्शन का डोपिंग सेम रखते हैं 10⁻16 to 17, बट P जंक्शन को हम लोग हाईली डोप करते हैं, इट इज अराउंड 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड दैट हाउ अ P प्लस एन जंक्शन इज फॉर्म्ड। इन केस ऑफ P प्लस एन माइनस जंक्शन क्या होता है कि हम लोग P साइड के मटेरियल को हाईली डोप बनाते हैं
10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब डोपिंग डेंसिटी, एंड इनसाइड के मटेरियल को हम लोग लेसली डोप करते हैं अराउंड 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब डोपिंग डेंसिटी। तो उसको उससे फॉर्म होता है P+N- जंक्शन, एंड इन केस ऑफ P+N+ और P-N- जंक्शन, आइदर दोनों ही सेमीकंडक्टर लैटिस को हम लोग हाईली डोप करते हैं। इन केस ऑफ प्लस हम लोग अराउंड 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब, इन केस ऑफ माइनस या लेसली डोप के केस में हम लोग 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, इस ऑर्डर में उस सेमीकंडक्टर लैटिस को हम लोग डोपिंग करते हैं। क्लियर? यहां तक कुछ डाउट है किसी को भी? यहां तक हम लोग मोस्टली खिंचा इसके बारे में बात किए, उतना ही सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए जितना मुझे इसके बाद चाहिए पावर डिवाइसेस को समझने के लिए, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में जो सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होते हैं उसको समझने के लिए जितना सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बेसिक नॉलेज का मुझे जरूरत था उतना ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है कोई भी पॉइंट पे, आप लोग मुझे पूछ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनीवन, अगर किसी को कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। सर एवलांच और ये एक और बता दीजिए थोड़ा सा। ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन ना? हाँ सर, एक बार थोड़ा सा। एवलांच ब्रेकडाउन के केस में क्या होता है, जब हम लोग धीरे धीरे उसका रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे होते हैं ना, तो उस इंक्रीज से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रहा है, और ज्यादा एनर्जी दे देने से इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो अपने कोवैलेंट बॉन्डिंग को तोड़ देता है, तोड़ के फ्री हो जाता है, और फिर वो हाई वेलोसिटी में मूव करने लगता है। और जब ये मूवमेंट करता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसका कॉलिजन होता है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में तब्दील कर देता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकडाउन, जहां पे कोवैलेंट बॉन्डिंग को हम लोग इंटेंशनली तोड़ दिए एडिशनल एनर्जी सप्लाई करके। ये ब्रेकडाउन जो है इरिवर्सिबल, एक बार अगर कोवैलेंट बॉन्डिंग टूट गया, वो कोवैलेंट बॉन्डिंग और जुड़ नहीं सकता। ओके, ये हो गया आपका एवलांच ब्रेकडाउन। ये मोस्टली अनडिजायरेबल है, अनकंट्रोल्ड है। हम लोग कभी भी नहीं चाहते कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस में एवलांच ब्रेकडाउन आए, ठीक है? ओके। जेनर ब्रेकडाउन एक स्पेसिफिक कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन है। वो कौन से सेमीकंडक्टर डिवाइस में होते हैं, उसको बनाने के लिए जो उस जेनर ब्रेकडाउन को करने के लिए जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है वो भी स्पेशली डिजाइन होता है, दैट इज हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होता है। उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, जिसके चलते वो मूवमेंट चालू करता है। अपने कोवैलेंट बॉन्डिंग को तोड़ के मूवमेंट चालू नहीं करता, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, जिसके चलते वो फ्री इलेक्ट्रॉन मोड में आता है, एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग, एंड उसके चलते एक रिवर्स करंट हमें फ्लो होता हुआ दिखता है, करेक्ट? एंड दैट इज व्हाई जेनर ब्रेकडाउन इज कॉल्ड अ कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन, जिसमें इट इज रिवर्सिबल। एक बार जेनर ब्रेकडाउन कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, ठीक? क्या नहीं होता? क्या बोले सर? कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता ना, यही बोले ना जेनर में। हेलो हेलो, हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि इन केस ऑफ जेनर ब्रेकडाउन कोवैलेंट बॉन्ड, वही जेनर में नहीं होता है और उसमें होता है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से। अभी क्लियर है? क्लियर है सर, ओके ओके। एनीवन एल्स? और कुछ डाउट किसी का? चलिए, तो मैं जस्ट और एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूं, जो लोग अपने, बहुत सारे मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे, जो लोग टाटा स्टील डोमेन से लॉगिन नहीं किए हैं मीटिंग को, मैं जस्ट वो लोग के लिए बोल रहा हूं कि आप लोग अपना अपना पर्सनल नंबर काइंडली चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका अटेंडेंस हम लोग कैप्चर नहीं कर पाते, ठीक है? आप लोग बहुत समय अमित नाम से, जैसे कोई कुछ देर पहले आए थे अमित अनवेरिफाइड बोल के, तो हमारे टाटा स्टील में बहुत सारे अमित सर होंगे ऐसे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन है? दैट इज द रीजन काइंडली जो लोग अनवेरिफाइड अकाउंट से या अपने मोबाइल से लॉगिन किए हुए हो जीमेल के थ्रू, तो वो लोग अपना अपना पर्सनल नंबर काइंडली चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को आसानी हो आपको फाइंड आउट करने में कि कौन थे आप, ठीक है? चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं इसको यहां से। तो बात करते हैं कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में। तो
बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होते हैं, बट उससे पहले हम लोग को दो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना होगा। दैट इज वन इज कॉल्ड प्रैक्टिकल स्विच, दैट इज एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड आइडियल स्विच। मैं जस्ट इस स्लाइड पे और इसके नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा बाद में आ रहा हूं। मैं एक ग्राफ पहले आपको दिखा देता हूं जो हमें नॉर्मली जानने का जरूरत है ताकि हम लोग इसको समझ पाए। तो कोई भी आइडियल स्विच की अगर बात करें तो कोई भी स्विच जिसको मैं यूज करता हूं कोई भी चीज को ऑन या ऑफ करने के लिए, तो उससे मेरा एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है। क्या क्या एक्सपेक्टेशन है कि जब वो ऑफ कंडीशन में रहेगा उसके अक्रॉस वोल्टेज अपने पीक पे रहेगा। मतलब कोई भी वोल्टेज, जो पूरा वोल्टेज जो भी आ रहा है उसको वो रजिस्टर होगा, कोई भी करंट जो होगा वो कंप्लीट जीरो होगा, कोई भी करंट वो फ्लो होने नहीं देगा। दैट मीन ऑफ कंडीशन में, दैट इज जहां पे मेरा भी लेजर पॉइंटर मूव कर रहा है, आइदर दिस वन और दिस वन। ऑफ कंडीशन में इट विल एक्ट लाइक अ कंप्लीट ओपन सर्किट। ये मेरा कोई एक स्विच से एक्सपेक्टेशन है। और जब हम लोग उसको ऑन कर देंगे तो उसका वोल्टेज सीधा जीरो पे आ जाएगा और करंट सीधा हाई पे पहुंच जाएगा। दैट्स मीन इन केस ऑफ ऑन कंडीशन एन आइडियल स्विच शुड बिहेव लाइक अ कंप्लीट शॉर्ट सर्किट। करेक्ट? तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कोई भी एक आइडियल स्विच से, जो स्विच हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डेली यूसेज में। ये हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है, जो हम लोग चाहते हैं उससे, जो डिमांड करते हैं। और ये जो स्विचिंग है कि ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन होना, ये स्विचिंग जीरो टाइम में होना चाहिए। करेक्ट? दैट मीन ऑफ से ऑन होने के लिए उसको जीरो टाइम, देख सकते हैं ग्राफ में दोनों सेम ही लाइन पे। दैट मीन इस पॉइंट पे वोल्टेज ऑफ में भी था, हाई में था, और इस पॉइंट पे वोल्टेज जीरो में भी था। ठीक है? तो यहां पे मेरा ग्राफ ब्रेक हो रहा है। दैट मीन जीरो पॉइंट पे ही वो अपना ट्रांजिशन पे पहुंच गया। और हर एक केस में अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग को पता है इन केसों पे डीसी डायग्राम है, तो डीसी के केस में पावर लॉसेस जो होते हैं या पावर जो होते हैं हम लोग उसको P = VI से कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी पॉइंट पे आप देख लो, आइदर ऑफ कंडीशन या ऑन कंडीशन, आपको कोई भी पावर लॉस देखने को नहीं मिलेगा। करेक्ट? बिकॉज यहां पे वोल्टेज है बट करंट जीरो है, यहां पे करंट हाई है बट वोल्टेज जीरो है। एट एनी पॉइंट यू विल गेट जीरो पावर लॉस। दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर्स फ्रॉम एन आइडियल स्विच। बट एक चीज हमें देखने को नहीं मिलता प्रैक्टिकल स्विच में। ठीक है? तो प्रैक्टिकल स्विच के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी उसका ऑफ कंडीशन में रहेगा वोल्टेज तो होल्ड करेगा, बट उसके साथ साथ कुछ लीकेज करंट भी हमें देखने को मिलेगा। जब हम लोग उसको ऑन कमांड देंगे तो सीधा जीरो पे नहीं आएगा, वो धीरे 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 उसका वोल्टेज कम होते हुए चलेगा एंड धीरे धीरे करंट बढ़ता हुआ चलेगा। एंड देन वोल्टेज कंप्लीट जीरो भी नहीं होगा, देयर विल बी अ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो उसमें रह जाएगा। एंड सेम मैनर में कुछ करंट यहाँ पे फ्लो करेगा साइमल्टेनियसली। जब इसको ऑफ कर रहे होंगे तो वोल्टेज धीरे धीरे बिल्डअप करेगा एंड करंट धीरे धीरे घटेगा एंड देन वोल्टेज अपना स्टेबल पोजीशन पे पहुंचेगा एंड करंट वो जो लीकेज करंट है उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पे कोई भी कंडीशन आप देख लो, यू विल गेट अ कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज एज वेल एज करंट। एंड इससे होगा क्या कि आपका एक लॉस देखने को मिलेगा सिस्टम में। ठीक है? तो कोई भी पोजीशन पे, अगर इस पोजीशन पे देखें तो वोल्टेज भी है, करंट भी है, तो आई विल गेट अ पावर लॉस हियर। इस पोजीशन पे भी सेम, बट सबसे ज्यादा जो पावर का लॉस होता है वो होता है इस ट्रांजिशन पीरियड में, जब वो ऑन से ऑफ हो रहा होता है या ऑफ से ऑन हो रहा होता है। ठीक है? तो ये जो लॉसेस है सबसे ज्यादा है, जो आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है। तो इन लॉसेस को हम लोग बोलते हैं स्विचिंग लॉसेस। और ये जो उसके पहले का जो लॉसेस है, और ऑन कंडीशन में जो छोटा सा है और उसके ऑफ कंडीशन में यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन लॉसेस। ये हमें मिलता है एक प्रैक्टिकल स्विच। ठीक है? नाउ एक चीज हम लोग आपके साथ क्यों डिस्कस किए, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो सेमीकंडक्टर स्विच है वो एक आइडियल स्विच की तरह बिहेव करता है। ठीक है? नॉट लाइक अ प्रैक्टिकल स्विच। तो प्रैक्टिकल स्विच में प्रॉब्लम्स क्या क्या था, जो मैं छोड़ के आया था स्लाइड, एक बार बोल देते। इसका कैपेसिटी इज लिमिटेड, स्विचिंग स्पीड इज लिमिटेड एंड इसका फाइनाइट ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट रेजिस्टेंस है। ठीक है? मतलब ऑन स्टेट में इसमें आपको कुछ वोल्टेज ड्रॉप दिखेगा, इन केस ऑफ ऑफ स्टेट आपको इसमें कुछ लीकेज करंट दिखेंगे। बट इन केस ऑफ आइडियल स्विच व्हाट यू एक्सपेक्ट कि जब एक क्लोज्ड होगा दैट्स मीन उसमें जीरो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। दैट्स मीन इट विल वर्क लाइक अ परफेक्ट शॉर्ट सर्किट। जब ये ओपन होगा उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इट विल वर्क लाइक जस्ट अ ओपन परफेक्ट ओपन सर्किट। और इसका जो ट्रांजिशन होगा दैट इज ओपन टू क्लोज और क्लोज टू ओपन, इट विल बी इन जीरो टाइम। उसमें कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी टाइम मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है? तो आइडियल स्विचेस आर
लॉसलेस, और इसीलिए हम लोग सेमीकंडक्टर स्विच में ऐसा नहीं कि ये सारे लॉसेस नहीं होते, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये सारे लॉसेस कम ऑर्डर में या माइन्यूट ऑर्डर में सेमीकंडक्टर डिवाइस में भी प्रेजेंट है, बट इतना कम है वो कि हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। दैट इज वाई हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस को जब एज अ स्विच इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी हम लोग लॉसलेस और आइडियल स्विच मान लेते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां से आपको बोल देना चाहूंगा कि कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस जो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में यूज करते हैं उसको एज अ स्विच हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस आपका इस्तेमाल हो रहा है वो सारे एज अ स्विच यूज होते हैं, ठीक है। उसका एम्प्लीफिकेशन मोड में, जैसे बीजेटी के केस में आप लोग पढ़े होंगे या कोई भी ट्रांजिस्टर के केस में आप लोग पढ़े होंगे कि गेन होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है, तो इन सब का हमारे साथ कोई नाता नहीं। इन केस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस का सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग ऑपरेशन का ही बात करते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑपरेशन का नहीं। तो हम लोग इसके बाद जितना भी डिस्कशन कर रहे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग ऑपरेशन के बारे में ही हम लोग बात कर रहे होंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस को हम लोग कुछ क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं मोस्टली। नंबर वन इज अनकंट्रोल्ड डिवाइस। अनकंट्रोल्ड डिवाइस, तो अनकंट्रोल्ड डिवाइस में जो सबसे पहले आता है दैट इज पावर डायोड। एंड कंट्रोल्ड डिवाइसेस के केस में तीन तरीके के फर्दर डिवाइसेस आते हैं, एक आता है रीजेनरेटिव और लैचिंग डिवाइसेस, एक होता है नॉन रीजेनरेटिव डिवाइसेस, और एक को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिवाइसेस। नाउ व्हाट इज लैचिंग डिवाइसेस और रीजेनरेटिव डिवाइसेस? ये वो डिवाइसेस है जो एक बार ऑन होने के बाद अपने ऑन कंडीशन में रह रहा है, मतलब उसको अलग से मुझे ऑन रहने के लिए कोई फीडबैक देने का जरूरत नहीं है। एक बार अगर एक डिवाइसेस ऑन हो गया तो ये अपने ऑन कंडीशन में ही रहेगा। ऐसे कितने डिवाइसेस है? एचसीआर हो गया, एलएचसीआर हो गया, जीटीओ हो गया, ट्राइक हो गया। कुछ कुछ डिवाइसेस हमारे पास ऐसे हैं जो ऑन होने के लिए, बस जिसके ऑन रहने के लिए हम लोग को एक्सटर्नल सप्लाई या सिग्नल देते रहना है कंटिन्यूअसली, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रीजेनरेटिव डिवाइसेस। क्या क्या है? जीटीआर, पी मॉसफेट, पी मॉसफेट स्टैंड्स फॉर पावर मॉसफेट हियर, ओके, आईजीबीटी, एंड और एक डिवाइस आता है बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिवाइस, जिसमें एक ही डिवाइस आता है मोस्टली, जिसको हम लोग बोलते हैं आईजीसीटी। इन सब का नाम हम लोगों को आई होप पता होगा, मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूं। कोई ऐसा है कि जिनको किसी यहाँ पे जो एब्रिविएशंस यूज हुए हैं जिसका मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है या इसका मतलब हमें नहीं पता है, कोई भी ऐसा एब्रिविएशन अगर है आपको लग रहा है तो आप बोल लीजिए, मैं बोल दूंगा उसका। क्या बताइए जीटीआर बेसिकली पावर बीजेटी को हम लोग जीटीआर भी बोलते हैं। जीटीआर स्टैंड्स फॉर जायंट ट्रांजिस्टर, ठीक है। जीटीआर स्टैंड्स फॉर जायंट ट्रांजिस्टर, इट इज नथिंग बट अ पावर बीजेटी, पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। सर आईजीसीटी क्या है एक बार बताएंगे? इंटीग्रेटेड गेट कम्यूटेटर थायरिस्टर, बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ स्विच है जिसके लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि इट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ एबीबी एंड मित्सुबिशी। उन लोग क्या किए थे कि दोनों कंपनी ने मिलकर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लोग डेवलप किए थे, बट इस प्रोडक्ट का बाकी सारे चीजों का लैटिस स्ट्रक्चर आपको इंटरनेट में या कोई ना कोई बुक्स में मिल जाएगा। आईजीसीटी का लैटिस स्ट्रक्चर कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, बाय द नेम ऑफ ट्रेड सीक्रेट वो लोग इसको कभी रिवील ही नहीं किया अभी तक। बट इतना हम लोग डिस्कस कर सकते हैं या इतना हम लोग को पता है आईजीसीटी के बारे में कि आईजीसीटी हम लोग सबसे एडवांस स्विच, बिफोर आईजीसीटी हम लोग आईजीबीटी को मानते थे, ठीक है। बट आज के दिन आईजीसीटी जो है उसमें बहुत सारा चीज आईजीबीटी में हम लोग जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता था उसको ऑमिट करके आईजीसीटी को डेवलप किया गया था ताकि वो सारे चीज को हम लोग एड्रेस कर पाए। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ आईजीसीटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर पूछेंगे दैट इज इंसुलेटेड गेट कम्यूटेटर थायरिस्टर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यही है। अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। अगर किसी को, अगर आप लोगों को ऐसा है कि ये सारे डिवाइसेस के ऊपर डिटेल में सारे डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करना है तो हम लोग और एक दिन शेड्यूल कर सकते हैं ऐसा एक सिर्फ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर एक वेबिनार, जिसमें हम लोग इन डिवाइसेस के ऊपर सिर्फ बात करेंगे। मैं मोस्टली ये सेशन रखा था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ड्राइव पर्पस के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसके ऊपर मोरलेस एक नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए कि क्या क्या चीज है। तो मोस्टली हम लोग बात कर रहे होंगे डायोड के ऊपर, एचसीआर के ऊपर और आईजीबीटी के ऊपर। ये तीनों स्विच के ऊपर ही हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। अगर आपको ऐसा कोई डिमांड है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर जो है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए जहां पे सारी डिवाइसेस के बारे में, इनका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, कैसे काम करता है, कैसे टर्न ऑन होता है, कैसे टर्न ऑफ होता है,
तो उसके ऊपर हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं जस्ट SCR, पावर डायोड एंड IGBT के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहूंगा इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे इसके जो कन्वर्टर सर्किट है उसमें। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और कुछ तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस को। एक को हम लोग बोलते हैं थायरिस्टर बेस्ड डिवाइस, एक को हम लोग बोलते हैं यूनिपोलर और बाइपोलर डिवाइस। थायरिस्टर बेस्ड डिवाइसेस में मोस्टली आपका क्या क्या आता है? मोस्टली आपका SCR, GTO, ट्रायक, SITH, MOS, दैट इज MCT, MOS कंट्रोल थायरिस्टर। तो ये सब थायरिस्टर बेस्ड डिवाइस है। बेसिकली थायरिस्टर एक फैमिली है, उस फैमिली में कोई भी बहुत सारे डिवाइस है। उस फैमिली की में आने के लिए दो मेजर कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि वो सेमीकंडक्टर डिवाइस का 3 या उससे ज्यादा पीएन जंक्शन होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। एंड कंडीशन नंबर 2, उन डिवाइसेस का 2 ही ऑपरेशनल स्टेट होना चाहिए, दैट इज आइदर ऑन या ऑफ। तीसरा कोई भी स्टेट उनका नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस के केस में, तभी उसको हम लोग थायरिस्टर फैमिली में डालते हैं। अदरवाइज हम लोग उसको आइदर यूनिपोलर और बाइपोलर डिवाइस के टर्म में या इंटीग्रेटेड डिवाइस के टर्म में रखते हैं। तो यूनिपोलर और बाइपोलर डिवाइस का मतलब क्या होता है? अगर कोई डिवाइस में सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही पार्टिसिपेट करता है करंट कंडक्शन के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस। अगर कोई डिवाइस में मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट, उनको हम लोग बोलते हैं बाइपोलर डिवाइस। ठीक है, याद रखिएगा उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन है, दैट इज पावर डायोड हो गया, BJT हो गया, IGBT हो गया, मॉसफेट हो गया। ये सारे मेरे लिए आइदर यूनिपोलर और बाइपोलर डिवाइस कैटेगरी में आते हैं। हम लोग आएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर डायोड के बारे में। तो पावर डायोड का जो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कंडीशन है वो कंप्लीटली डिसाइड होता है एक्सटर्नल सर्किटरी के ऊपर। ठीक है, इसमें मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। डायोड कब ऑन होगा कब ऑफ होगा वो हमारे हाथ में रहता ही नहीं है। इट इज एन अनकंट्रोल्ड स्विच। उसका टर्न ऑन होना या टर्न ऑफ होना कंप्लीटली डिसाइड होता है एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा। ठीक है, जब हम लोग उसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखेंगे, अबव इट्स नी वोल्टेज इट विल टर्न ऑन, और जब भी रिवर्स बायस कंडीशन में आएगा वो टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, पीएन डिवाइस है, पीएन जंक्शन। बेसिकली अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे तो इट इज अ डायोड। हम लोग बात कर रहे थे पीएन जंक्शन का। तो जब उसको एज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस हम लोग ट्रीट करते तो उसी को हम लोग डायोड बोलते हैं। तो डायोड में 2 टर्मिनल्स होते हैं, हम सबको पता है। वन इज कॉल्ड एनोड एंड द सेकंड वन इज कैथोड। तो डायोड का फॉरवर्ड करंट अगर आप देखोगे स्टार्टिंग फ्रॉम मिली एम्पियर टू 800 एम्पियर तक हम लोग ले सकते हैं। PIV रेटिंग जो होता है इसका स्टार्टिंग फ्रॉम 100 वोल्ट टू 2.5 kV कॉमन है एक डायोड के केस में। एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो डायोड यूज होते हैं वो कैसे दिखते हैं? अभी जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं कुछ ऐसे दिखते हैं एक डायोड। ठीक है, इस डायोड में एनोड कौन सा है? बेसिकली इसका बॉडी इसका एनोड होता है, एंड जो पार्ट है, जो बाहर टर्मिनल आपको दिख रहा है, इसका कैथोड होता है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही होगा, उल्टा भी पॉसिबल है। तो मैं कैसे डायोड मंगवा रहा हूं या मेरा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग बॉडी एनोड की तरह इस्तेमाल करते हैं एंड इसका जो टर्मिनल है उसको एज अ कैथोड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ डायोड आई होप बताने का जरूरत नहीं है। अभी हम लोग जो पीएन जंक्शन के बारे में, जब पीएन जंक्शन के 3 बायसिंग मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, दैट इज जीरो बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, वो जो तीनों चीजें वही पीएन जंक्शन डायोड के केस में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वो सारा चीज जो हम लोग एक पीएन जंक्शन को समझने के लिए अभी तक डिस्कस करके आए हुए हैं वो सेम सारे चीज डायोड के केस में भी एप्लीकेबल है। तो ये बताने का कि किसी को कोई मतलब अगर किसी को जानना है कि इसमें और एक बार रिपीट कर देना ऐसा अच्छा होगा तो आप बोल सकते हो तो मैं और एक बार रिपीट कर दूंगा। अदरवाइज जो चीज हम लोग अभी डिस्कस करके आए पीएन जंक्शन के लिए, सेम आपके पीएन जंक्शन डायोड के लिए भी। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा यार। सर कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट ही होता है पावर डायोड में। हाँ, तो बेसिकली हम लोग अभी कुछ देर पहले आए थे कि देखिए मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। हम जब मैं सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे, सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपसे बात कर रहा था तो बेसिकली हम लोग 2 ये के बारे में बात किए थे ना, एक वैलेंस बैंड एक कंडक्शन बैंड, याद आ रहा है सर? जी। तो हम लोग सेमीकंडक्टर किसको बोल रहे थे? जिस सेमीकंडक्टर हम लोग किसको बोल रहे थे कि जिसमें वैलेंस बैंड जो है, सपोज ये मेरा वैलेंस बैंड है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका यहां पे कंडक्शन बैंड है जिसमें मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है,
इसको मुझे अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है या कंडक्शन करवाना है इन इलेक्ट्रॉन से, तो मुझे इसको कंडक्शन बैंड में लेके जाना होगा। अभी ऐसे इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, इसको कंडक्शन बैंड में लेके जाने के लिए मुझे बाहर से कुछ एक्सटर्नल एनर्जी इसमें फीड करने होंगे। और ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी कितना है, ये जो बीच का जो एनर्जी है, दैट इज कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का ये जो एनर्जी गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है, तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ए लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मोर और लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इन केस ऑफ सिलिकॉन ये जो फॉरबिडन गैप का रेंज है, इट इज अबाउट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको अगर हम लोग वोल्टेज में तब्दील करें, इट इज अराउंड 0.7 वोल्ट। एंड दैट इज द रीजन ए मिनिमम वोल्टेज हमें उसको फीड करने का जरूरत होता है, ताकि वो अपने बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करके कंडक्शन करना स्टार्ट कर पाए। समझ में आया सर? लेकिन बट मान लीजिए 415 वोल्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो उस केस में तो थोड़ा सा तो ड्रॉप मतलब रहेगा ना जंक्शन में। हाँ, तो सपोज 415 वोल्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो सर, तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप, पहला बात आपके पास परफेक्ट 415 वोल्ट आता भी है कभी? नो सर, नो नहीं है, कभी भी नहीं आता कि मेरा तीनों फेज बैलेंस होगा। ये बहुत किस्मत का खेल है। मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल में तो वही बोलते हैं कि मेरा किस्मत अगर बहुत अच्छा है तभी पॉसिबल है कि तीनों फेज बैलेंस कंडीशन में। डोमेस्टिक लोड में तो होता ही नहीं है, इंडस्ट्रियल लोड में भी बहुत इंपॉसिबल हो जाता है। इस मोटर के केस में भी आप देखेंगे कोई ना कोई वाइंडिंग में कुछ ना कुछ करंट ज्यादा ले रहा होगा। अगर करंट कहीं पे ज्यादा ले रहा है तो इट इज अनबैलेंस, सिंपल सा बात है। तो पहला बात 15 तो आएगा नहीं। दूसरा बात, अगर 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हो भी जाए तो उसमें हमको ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करो, भी कंट्रोल डीसी में, तो उसमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप जो लॉसेस का बात करें, वो लॉस मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है। यस सर, और कुछ नहीं सर, ठीक। चलिए, नहीं एनीवन एल्स, और किसी को कुछ डाउट है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेरा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नो सर, नो डाउट। नो डाउट, चलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड का कॉन्सेप्ट मोर और लेस हमें समझ में है। तो ये जो पार्ट है ये क्या है? इट इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एक पीएन जंक्शन डायोड का। तो नॉर्मली इट इज द जीरो बायसिंग कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ना ही मैं फॉरवर्ड वोल्टेज दे रहा हूं, ना ही मैं रिवर्स वोल्टेज दे रहा हूं। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे है। अभी अगर मैं धीरे धीरे फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाना चालू करूंगा तो इनिशियली क्या होगा, वो करंट को फ्लो होने से रोकेगा। कब तक? जब तक हम लोग उसके नी वोल्टेज को क्रॉस करके नहीं चले जाते। नी वोल्टेज कितना? इन केस ऑफ सिलिकॉन द वैल्यू इज 0.7 वोल्ट एंड इन केस ऑफ जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट। ठीक है, जब भी आप लोग नी वोल्टेज को क्रॉस करके चले जाएंगे तो मेरा फॉरवर्ड करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो ये जो मोड है जहां पे वो फॉरवर्ड करंट के फ्लो को रोक रहा था बिफोर द नी वोल्टेज, दिस पॉइंट और दिस रीजियन इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इस मोड को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। क्लियर? ए वाला जो पार्ट हो गया आफ्टर नी वोल्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, तो ये हो गया मेरे फॉरवर्ड वोल्टेज या फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन का दो केसेस। अभी अगर हम लोग रिवर्स बायसिंग कंडीशन में जाएंगे तो क्या होगा? तो इनिशियली रिवर्स बायसिंग कंडीशन में जाएंगे तो करंट का फ्लो को रोकेगा, थोड़ा सा लीकेज करंट हमें देखने को मिलेगा। ये जो करंट आपको दिख रहा है ना, जितना लीकेज करंट ओनली। ठीक है, नॉर्मली ये जीरो होना चाहिए बट होता नहीं है, लीकेज करंट हमें देखने को मिलता है बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स में। ठीक है, तो रिवर्स में क्या है? रिवर्स करंट ये जो है लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट, तो उसको रोकेगा रोकेगा रोकेगा। कब तक? एक पर्टिकुलर लेवल तक। आप वोल्टेज कंटिन्यूअस बढ़ाए जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर लेवल पे वो आप पहुंच जाओगे जहां पे आप अपने फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज का या फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज के पार चले जाओगे। उस केस में क्या होगा कि आपको एक शार्प इंक्रीज इन करंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो शार्प इंक्रीज इन करंट आपको देखने को मिला, ये होता है इसका रिवर्स ब्रेकडाउन रीजियन। ठीक है, और इससे पहले जहां तक वो इसको रोक रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं इसका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो तीन पार्ट था, दैट इज माय नी वोल्टेज, ऑन स्टेट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो हम लोग यहाँ पे देखे 0.7 वोल्ट का, एंड ऑफ स्टेट में रिवर्स सैचुरेशन करंट, दैट इज दिस करंट, रिवर्स लीकेज करंट एंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज जो यहाँ पे है, जिसके बाद वो में आए हमें जो एक नेगेटिव शार्प एक राइज देखने को मिला करंट में। राइट,
So it is the typical VI characteristics of a PN junction diode, same as the PN junction जो हम लोग देख के आए थे। Now, एक चीज जब मैं सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस कर रहा था, इंसुलेटर के बारे में डिस्कस कर रहा था, कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर रहा था, तब एक पर्टिकुलर चीज का मैंने जिक्र किया था आपसे कि टेम्परेचर इफेक्ट। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस मैंने बोला था टेम्परेचर इफेक्ट इसमें नेगेटिव है। दैट मीन आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इस डिवाइस का, उतना उसका रेजिस्टेंस कम होता हुआ चलेगा, करेक्ट। तो अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली करंट जाने का कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। हम लोग को पता है कि कहीं से भी अगर हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं कितना करंट फ्लो करेगा उसमें से, इट इज V by R। अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट बढ़ेगा, और अगर करंट बढ़ रहा है तो I स्क्वायर R लॉस बढ़ेगा, एंड I स्क्वायर R लॉस अगर बढ़ेगा तो ये कंप्लीट लूप में चलता जाएगा, करेक्ट। एंड दैट इज वाई कभी भी हम लोग अगर एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि उसका V थ्रेशोल्ड या नी वोल्टेज जो है, या फिर उसका V ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है, वो अपने प्रीवियस जोन पर नहीं रहेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर इफेक्ट मेरे लिए नेगेटिव है। तो अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन इस वोल्टेज का लेवल भी कम हो जाएगा। दैट मीन पहले अगर आपका ब्रेकडाउन 50 वोल्ट में होता था एट 25 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर, अभी आपका एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ के हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। आप और ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 50 वोल्ट में ही उसका ब्रेकडाउन होगा, उसका ब्रेकडाउन अभी पहले हो जाएगा। एंड वही कर्व यहाँ पे रेड में और ब्लू में आपको दिखाया गया है। ब्लू वाला क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर में जिसके लिए वो डिजाइंड है, और रेड में क्या दिखाया गया है कि टेम्परेचर वेरिएशन में क्या होता है। और यही चीज अगर कंटिन्यूअस होता रहेगा और हम लोग इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस टेम्परेचर वेरिएशन के चलते करंट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा मेरे लैटिस से कि वो लैटिस को कंप्लीट डैमेज कर देगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्मल रनअवे। ठीक है, चलिए। और उस केस में क्या होगा, मेरा रिवर्स करंट एक्सटेंसिवली लार्ज हो जाएगा, और मेरा क्योंकि करंट लार्ज हो गया तो मेरा लैटिस कंप्लीटली रिवर्स में डैमेज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द थर्मल रनअवे प्रिंसिपल। तो यहाँ पे वो सारा चीज मेंशन है। चलो ठीक है, नेक्स्ट ये जो डायोड हम लोग देखे थे, ये जो डायोड का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कुछ देर पहले, ये डायोड तो सिग्नल लेवल पे भी यूज होता है, जो हम लोग 1N400001 जो यूज करते हैं। बट हम सबको पता है कि उस सेम डायोड को हम लोग यूज नहीं कर सकते पावर एप्लीकेशन के लिए। 415 वोल्ट के अक्रॉस में उसको लगाएंगे, 415 तो छोड़िए, अगर 415 में अगर आप लगा देंगे सही से तो वो जल जाएगा। तो अभी क्वेश्चन आता है कि डायोड में कैसे हम लोग इस सेम प्रिंसिपल को हम लोग इस्तेमाल करें आपके पावर एप्लीकेशन के लिए या पावर डायोड मैन्युफैक्चर के लिए। तो उसके लिए हम लोग जो कंडीशंस यूज करते हैं, उसके लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका लैटिस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है जो अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या किए, जो PN लेयर रखना था तो रखे ही हम लोग, उसके साथ एक एडिशनली N माइनस लेयर हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, अभी AN माइनस लेयर जो है वो एक एडिशनल ओहमिक रेजिस्टेंस की तरह सिस्टम में या इस सेमीकंडक्टर डिवाइस में काम करता है, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस या इस पर्टिकुलर पावर डायोड को मदद करता है हायर PIV को हैंडल करने के लिए आसानी। ठीक है, सही से देखने से हमें फील होगा कि यहां पे भी एक जंक्शन फॉर्म होगा। आपको लग रहा होगा कि ये जो डायोड है इसमें टोटल 3 जंक्शन फॉर्म होंगे, बट ऐसा नहीं है। N प्लस और N माइनस दोनों ही N टाइप मटेरियल है, एक हाईली डोप्ड है, एक सिर्फ लेसली डोप्ड है। इन दोनों के बीच कोई भी जंक्शन फॉर्म नहीं होगा। जंक्शन इसमें अभी भी एक ही है, दैट इज दैट PN जंक्शन। क्लियर? एंड दैट इज हाउ हम लोग सिग्नल लेवल के कॉन्सेप्ट को पावर लेवल में इंप्लीमेंट करते हैं इस ड्रिफ्ट रीजियन की मदद से। तो जितने भी पावर डिवाइसेस जिसके पास हम लोग देखेंगे सब में आपको एक एडिशनल N माइनस लेयर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट रीजियन बोलते हैं। लेयर का थिकनेस जितना ज्यादा होगा वो सेमीकंडक्टर डिवाइस उतना ज्यादा PIV को हैंडल करने के लिए कैपेबल। ठीक है, तो मैं और इसमें नहीं ज्यादा जा रहा। पीपीटी में जो लोग हैं मैं अपने चैट बॉक्स में डाल दूंगा इस पीपीटी का एक PDF कॉपी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। इसमें सारा चीज जो हम लोग अभी तक डिस्कस किया वो सारा चीज यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट इंग्लिश में जस्ट मेंशन किया हुआ है।
एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ओमिक रेजिस्टेंस हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ ड्रिप रीजन इन माइनस जो लेयर है, तो उससे क्या होगा, आपका सेमीकंडक्टर लैटिस हीट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो आपको एफिशिएंट कूलिंग भी डिजाइन करना होगा ताकि आपका जंक्शन टेम्परेचर बिलो द एक्सेप्टेबल रेंज रहे। एक्सेप्टेबल रेंज कितना है, हम लोग मान लेते हैं कि जंक्शन टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना नहीं चाहिए, तो उसको उस लेवल पे रखने के लिए जितना मिनिमम हमें चाहिए उतना कूलिंग अरेंजमेंट हमें करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पावर ट्रांजिस्टर। तो पावर ट्रांजिस्टर में डायोड के केस में प्रॉब्लम क्या था मेरे लिए, डायोड के केस में मेरे लिए एक ही प्रॉब्लम था, इट इज एन अनकंट्रोल्ड स्विच। इसका टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मेरे हाथ में है ही नहीं, इसको कब ऑन होना है कब ऑफ होना है वो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता हूं। तो उसी को अवॉइड करने के लिए वी इंट्रोड्यूस अनदर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। बेसिकली ट्रांजिस्टर के नाम से हम लोग को सबसे पहला चीज जो दिमाग में आता है दैट इज बीजेटी, दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो उसमें क्या क्या 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर। तो बेस उसमें इनपुट टर्मिनल है, तो बेस में जब हम लोग पावर देंगे तो एमिटर आपके कलेक्टर टू एमिटर करंट फ्लो होता है। ठीक है, पर ट्रांजिस्टर में और कुछ चीज आता है कि कब तक ये ऑन रहेगा, जब तक उसके बेस में हम लोग इनपुट पावर देके रखें तब तक ये ऑन कंडीशन में रहेगा ट्रांजिस्टर। जिस समय हम लोग वो बेस से इनपुट पावर विड्रॉ कर लेंगे ट्रांजिस्टर अपने ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, बट बीजेटी इज नॉट माई फोकस फॉर दिस सेशन। तो पावर ट्रांजिस्टर में और कुछ पार्ट है, क्या क्या है, नंबर 1 इज बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, एसआईटी, एमसीटी। इसमें मोस्टली हम लोग फोकस रहेंगे आईजीबीटी के ऊपर। ठीक है, जो हमें जानने का जरूरत है। बीजेटी और मॉसफेट हम लोग डिस्कस इस सेशन में नहीं कर रहे हैं, अगर कभी रिक्वायरमेंट आता है देन एक अलग से हम लोग सेशन रखेंगे ऑन सेमीकंडक्टर डिवाइस ओनली, उसमें हम लोग आईजीबीटी के अदर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। बट फॉर दिस सेशन हम लोग सिर्फ आईजीबीटी के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आईजीबीटी में बेसिकली बीजेटी और मॉसफेट का जो बेस्ट क्वालिटी है उनको लेके आईजीबीटी को फॉर्म किया गया है। आईजीबीटी में आपको हाई इनपुट इंपीडेंस देखने को मिलेगा, हाई स्पीड स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा लाइक पावर मॉसफेट, बट इसमें ऑन स्टेट पावर लॉस दैट इज द कंडक्शन लॉस या इसका कंडक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक जो या सैचुरेशन वोल्टेज जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, जो मुझे एक बीजेटी में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कोई सेकेंडरी ब्रेकडाउन नहीं होता है। बीजेटी के केस में एक मेजर प्रॉब्लम है सेकेंडरी ब्रेकडाउन का, आईजीबीटी में प्रॉब्लम नहीं है। आईजीबीटी इज अ 4 लेयर डिवाइस दैट इज पीएन पीएन डिवाइस। ठीक है, इसमें 3 पीएन जंक्शन है। तो इसमें 3 टर्मिनल्स भी हमें देखने को मिलता है, एक होता है मेरे लिए एमिटर, एक होता है मेरे लिए कलेक्टर, एक हम लोग बोलते हैं गेट। ठीक है, बेसिकली ए जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये मेरा एक आईजीबीटी का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये बेसिकली डबल लैटिस कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 2 आईजीबीटी का क्रिस्टल को यूज किया गया है पैरेलली। ठीक है, तो मैं एक का ही बता रहा हूं, बाकी ऑल्टरनेटिवली सेम है। तो ए जो पार्ट है ये आपका कलेक्टर हो गया टर्मिनल, ए जो है आपका एमिटर एंड दिस इज गेट। अगर आप कलेक्टर को और एमिटर को देखोगे तो आप देख सकते हो सेमीकंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, व्हेयरएज गेट में जो SiO2 लेयर, सेमीकंडक्टर लेयर और गेट जो टर्मिनल है इसके बीच में SiO2 का एक इंसुलेटर लेयर है। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी सप्लाई गेट में देता हूं तो करंट मेरा थ्रू दिस इंसुलेटर फ्लो नहीं कर सकता, इतना तो कंफर्म है, बिकॉज देयर इज एन इंसुलेटर जो SiO2 लेयर फॉर्म करके रखा हुआ बिटवीन द सेमीकंडक्टर लैटिस एंड द गेट टर्मिनल। ठीक है, तो अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, एमिटर में मोस्टली हम लोग बीजेटी के केस में भी एप्लीकेबल है, याद रखिएगा, जस्ट मैं अभी बोल दे रहा हूं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं और एन टाइप मतलब एन चैनल फॉर्मेशन हो, मॉसफेट के केस में एन चैनल मॉसफेट, एनहांसमेंट टाइप इनफैक्ट एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, बीजेटी के केस में एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी के केस में भी एन चैनल ही हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और सारे को हम लोग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ही ऑपरेट करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इसमें क्या है, सपोज मैंने कॉमन एमिटर में करने के लिए कॉमन बोलिए सर, कॉमन एमिटर में कैसे करेंगे? कॉमन एमिटर में तो एम्प्लीफिकेशन होता है ना सर, कॉमन बेस होना चाहिए ना। एम्प्लीफिकेशन जो कॉमन बेस कॉमन एमिटर दोनों में ही पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ग्राफ होगा, मैं जस्ट ग्राफ आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये जो रीजियन है ना कोई ट्रांजिस्टर का, इट इज द एक्टिव रीजियन एंड ये वो एम्प्लीफिकेशन वाला पार्ट है। हम लोग इस रीजियन में ऑपरेट नहीं करते, हम लोग आइदर इस रीजियन में, इट इज कॉल्ड द सैचुरेशन रीजियन, और इस रीजियन में कट ऑफ रीजियन,
इसमें कोई करंट फ्लो इसमें ऑपरेट करते हैं, वो किसी में भी पॉसिबल है। आप ऐसे नहीं बोल सकते उसी में होगा एम्प्लीफिकेशन, वो यूज होता है बट उसको हम लोग यूज नहीं करते। हमें आइदर इस रीजन में ऑपरेट करना है, अदरवाइज इस रीजन में। क्लियर? सर हेलो सर, आइदर सैचुरेशन रीजन और ब्रेकडाउन रीजन ना, कट ऑफ रीजन, नॉट ब्रेकडाउन रीजन, कट ऑफ रीजन। ये जो रीजन कट ऑफ रीजन है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, स्विच ऑफ कंडीशन में इसको कट ऑफ रीजन बोला जाता है। ब्रेकडाउन रीजन दिस वन कि ब्रेकडाउन हो गया, श्योर सर, ठीक है। या फिर ए वाला रीजन हो गया आपका, जहां पे फॉरवर्ड सैचुरेशन करंट से ब्रेकडाउन हो गया, या ए में आ रहा हूं कुछ देर में कि जितना वो फॉरवर्ड करंट है उससे ज्यादा करंट मैंने दे दिया तब भी ब्रेकडाउन पॉसिबल है, मतलब वोल्टेज बढ़ा दिया तब भी ब्रेकडाउन पॉसिबल है। दोनों ही केस में ए ब्रेकडाउन वाला पार्ट है, ए ब्रेकडाउन वाला पार्ट इधर ऑपरेट नहीं करते, इस रीजन पे ऑपरेट करते हैं जहां पे मेरा अभी पॉइंटर घूम रहा है ना, इस रीजन पे इट इज द कट ऑफ रीजन, और ये आपका सैचुरेशन रीजन हो गया, ए वाला पार्ट। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलिए, हाँ, तो जहां पे थे हम लोग आगे चलते हैं, जो डिस्कस कर रहे थे। या तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एमीटर में हम लोग नेगेटिव लगा दिए थ्रू अ लोड, डेफिनेटली लोड के थ्रू लगाएंगे वरना मेरा वोल्टेज सोर्स, मतलब जो भी सोर्स हम लोग अटैच किया वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एंड यहाँ पे कलेक्टर में हम लोग पॉजिटिव लगा के रखे। तो जब भी अगर हम लोग अभी जंक्शन को देखें तो एक जंक्शन है मेरा P प्लस और N माइनस सबस्ट्रेट के बीच में, तो ये जो जंक्शन है दैट इज द जंक्शन 1, इट इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, करेक्ट? एग्री है सब लोग, ये फॉरवर्ड बायस में ही है ना? यस सर, यस सर। जंक्शन 2, ए वाला जो जंक्शन है, दोनों सेम ही जंक्शन है, दिस वन और दिस वन दोनों एक ही जंक्शन है, ठीक है। इट इज डबल लैटिस कॉन्फ़िगरेशन, पहले ही बोल दिया था मैंने। तो जंक्शन 2 अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज इन रिवर्स बायस कंडीशन। अगेन जंक्शन 3 जो है इट इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन एमीटर से घुस के यहां तक आ सकता है, बट इस लेयर को क्रॉस करके वो आगे नहीं जा सकता, बिकॉज ये जो जंक्शन है इट इज रिवर्स बायस्ड। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी तक गेट में हम लोग सप्लाई नहीं दिए थे, अभी हम लोग गेट में एक पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे। तो गेट में जब भी हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो यहां पे देखिए कैपेसिटर इफेक्ट जैसा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसका एक साइड में यहां पे कॉन्डक्टिव लेयर है, यहां पे भी एक कॉन्डक्टर की तरह ही मान सकते हैं, सेमी कॉन्डक्टर है, बीच में एक इंसुलेटिव पोर्शन है। तो अभी होगा क्या, यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर अपने अक्रॉस में एक्युमुलेट होने लगेंगे, और वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या करेगा, सेमीकंडक्टर लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहां पे एक चैनल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं एन चैनल। और यहां पे जो डिप्लेशन लेयर बढ़ के बैठा हुआ था बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस, अभी उसके ऊपर इस इलेक्ट्रॉन का स्ट्रेस आने के चलते इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा एंड द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस चैनल, एंड दैट इज द टर्न ऑन कंडीशन और द टर्न ऑन मेथड ऑफ एन आईजीबीटी। ऐसे एक आईजीबीटी को हम लोग ऑन करते हैं। क्लियर? किसी को डाउट है इस पर्टिकुलर पोर्शन में कैसे ऑन हुआ? सर प्लीज रिपीट। मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। हाँ, तो इनिशियली हम लोग क्या किए, देखिए गेट में सप्लाई नहीं दी है मान लेते, ठीक है। कलेक्टर में और एमीटर में हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर दे, जहां पे एमीटर मेरे नेगेटिव पे है और कलेक्टर पॉजिटिव पे है। इफ दैट इज द केस, माय जंक्शन 1 एंड जंक्शन 3 आर इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, व्हेयरएज जंक्शन 2 इज इन इट्स रिवर्स बायस कंडीशन। क्लियर? नाउ तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अभी एमीटर के थ्रू घुस के इस जंक्शन से होके इधर तक आ सकते हैं, बट वो जंक्शन 2 को क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज रिवर्स बायस्ड। उसको क्रॉस करने नहीं पा रहे उस रिवर्स बायसिंग कंडीशन के चलते। अभी हम लोग क्या किए, हम लोग गेट में एक पॉजिटिव सप्लाई दे दिया। अभी गेट और ये सेमीकंडक्टर लेयर के बीच में एक इंसुलेशन का लेयर है, हम लोग अभी डिस्कस किए। तो क्या होगा, एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। तो इसके एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गैदर होंगे, तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, दूसरे लेयर पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को गैदर करने का कोशिश करेंगे, और जब ये करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का चैनल या नेगेटिव चैनल फॉर्म हो जाएगा, जो क्या करेगा, इस जो यहां पे जो लेयर बना हुआ था, जो आपका रिवर्स बायस के चलते जो डिप्लेशन लेयर बना हुआ था, उस लेयर को इस पर्टिकुलर रीजन में डिमोलिश कर देंगे। यहां पे डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स वहां से मूव करने चालू कर देंगे।
ऐसे एक IGBT ऑन होता है, और जितना ज्यादा करंट मुझे चाहिए उतना ज्यादा गेट वोल्टेज मुझे अप्लाई करना है। जितना ज्यादा गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, उतना ज्यादा चैनल लेंथ जो है वो बढ़ेगा, उतना ज्यादा करंट मेरा फ्लो कर पाएगा। समझ में आया? सर गेट वोल्टेज कितना होता है सर मैक्सिमम? गेट वोल्टेज नॉर्मली ज्यादा नहीं, 50 वोल्ट 70 वोल्ट अराउंड रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर ऑफ कंडीशन में रखना है तो नेगेटिव में रखते हैं वोल्टेज को। देखिए हम लोग कभी भी ये चीज यहाँ पे आएगा नहीं, बट क्योंकि बातों बातों में आ गया तो मैं बोल देता हूँ, कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को ऑफ करने के लिए हम लोग नेगेटिव वोल्टेज चार्ज करके रखते हैं उसमें स्लाइटली, ठीक है। बट इसमें गेट वोल्टेज डिपेंड करता है कि मैं कितना करंट उससे फ्लो करवाना चाहता हूं। मैंने अभी बोला ना कि गेट वोल्टेज में जितना इंक्रीज करूंगा उतना ज्यादा करंट मेरा, दैट इज एमिटर टू कलेक्टर टू एमिटर करंट मेरा इंक्रीज करेगा। बेसिकली गेट वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या होगा, आपका चैनल का लेंथ बड़ा होगा, जितना ज्यादा चैनल का लेंथ होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर पाएगा, दैट इज करंट फॉर मी। तो इट डिपेंड्स ऑन द लोड कि मुझे कितना करंट उससे फ्लो करवाना है, उसी हिसाब से हम लोग गेट चार्ज करते हैं। मोस्टली 50 to 70 की 100 वोल्ट इसी रेंज में होता है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है सर? यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? अभी बोलिए तो इसको ऑफ अगर करना है इस पर्टिकुलर डिवाइस को मुझे, तो कैसे ऑफ करेंगे? गेट सप्लाई को हटाना होगा, ठीक है। जब तक इस डिवाइस को मुझे ऑन कंडीशन में रखना है तब तक वो गेट सप्लाई रहना चाहिए। अभी सोच के रहिए कि मैं बीच में से गेट सप्लाई हटा दिया, होगा क्या, वो चैनल क्या होगा, अभी गायब हो जाएगा। अगर चैनल डिफॉर्म हो जा रहा है, चैनल ऑब्स्ट्रूट हो जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली कंडक्शन फिर से रुक जाएगा। तो दैट इज वाई ये सारे डिवाइस को, जैसे मैं सुबह ही आपको जब दिखा रहा था तो उसमें ट्रांजिस्टर को हम लोग किस में डाले थे, नॉन रीजेनरेटिव डिवाइस में डाले थे। तो जब तक इसमें कंडक्शन हमें चाहिए तब तक हमें गेट वोल्टेज देके रखना है। जिस पॉइंट पे मैंने गेट वोल्टेज को विड्रॉ किया उसी पॉइंट पे मेरा IGBT बंद हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है। जो चीज 5 स्टार में नहीं होता है, मतलब वो ऑफ करने के लिए भी वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। हाँ, जरूरत नहीं है, आई रिपीट जरूरत नहीं है, बट करके रखते हैं हम लोग। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जरूरत नहीं है, बट हम लोग करके रखते हैं ताकि गलती से और ऑन ना हो जाए कभी। ओके सर, ओके। क्योंकि देखिए एक चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, अभी ACR जब बात करेंगे तब आएंगे। रिवर्स बायस जंक्शन को ना बहुत मेथड से उसको बंद किया, मतलब चालू किया जा सकता है। देयर आर मेनी मेथड, ताकि वो सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, इसलिए हम लोग नेगेटिव देके रखते कि वहां पे इन चैनल की जगह P चैनल बना हुआ तो वो और जाने नहीं देगा। समझ में? यस यस सर। नो सर कौन बोले? कोई बोले शायद नो सर? नहीं है तो पूछ सकते आप, वेबिनार है, फ्री टू डिस्कस। चलिए, यहां तक और किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो कि मैं पावर डिवाइस से मतलब कन्वर्टर सर्किट आज आपको बता पाऊंगा कि नहीं। आई थिंक कि मुझे और एक सेशन शेड्यूल करना होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का, तभी पॉसिबल होगा। अभी तक ACR भी नहीं पहुंच पाए हम लोग, लेकिन कोशिश करते कहा था। कुणाल सर थोड़ा नोट्स दे दीजिएगा, लेकिन बहुत थोड़ा फास्ट हो रहा हम लोग। हेलो, हाँ बोलिए, क्या आप लोग क्या? नहीं कुणाल सर नोट्स पढ़ा रहे ना सर, तो थोड़ा नोट्स सेंड कर दीजिएगा। चैट बॉक्स में दे दूंगा सर, ये जितना भी PPT मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये PPT का PDF कॉपी मैं आपको दे दूंगा चैट बॉक्स में। जहां तक हम लोग आज डिस्कस, हो सकता है कि कन्वर्टर सर्किट आज हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, लग जितना रहे, क्योंकि इसके बाद मुझे ACR बताना है। तो उस केस में नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे उसका जो स्लाइड होगा फिर मैं डाल दूंगा, बट जहां तक आज डिस्कस कर स्लाइड मैं दे दूंगा। क्लियर? ठीक है सर, ठीक सर ये जो, या बोलिए सर, कन्वर्टर तो थोड़ा बहुत पढ़े ही है, मतलब रेक्टिफायर वगैरह, लेकिन इन्वर्टर बिल्कुल मतलब थोड़ा सा डाउट है। और करंट सोर्स क्या और वोल्टेज का सोर्स ऑफ डाउट है। तो करंट सोर्स इन्वर्टर था मेरे लिस्ट में सर, इन्वर्टर मुझे पढ़ाना था। बेसिकली मैं, आप अगर देखोगे तो अभी तक थायरिस्टर में नहीं पहुंच पाया, बहुत मतलब
आपको भी पता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इतना छोटा टॉपिक नहीं है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ह्यूज टॉपिक। वो अगर कोई 2 घंटे में बना देगा तो इट इज वेरी टफ, बट फिर भी आई हैव ट्राइड। तो अभी तक मैं यहाँ तक ही नहीं पहुंचे। सारा चीज मुझे कवर करने के बाद आपका ये सारा चीज है जिसमें रेक्टिफायर है, इन्वर्टर है, सब है, तो सारा चीज है यहाँ पे। तो मैं प्लान करके आया था, बताऊंगा, बट आई डोंट थिंक कि 2 घंटे में आई कैन कवर इट। मुझे अभी लग रहा है कि मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो आई विल शेड्यूल अनदर सेशन एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। पॉसिबिलिटी है तो नेक्स्ट वीक एक शेड्यूल कर देंगे हम लोग। यस सर, वो शेड्यूल करना चाहिए। और एक उसमें सारा सर एक चीज कर लूंगा आपसे, ठीक है सर? हाँ सर, एक चीज खाली बता दीजिए कि लास्ट तक थोड़ा बता दीजिए कि करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है इन्वर्टर। देखिए, अभी सिंपलिसिटी के लिए आप इतना जान के रखिए, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ये था, सर्किट एनालिसिस एक सब्जेक्ट आपको याद आ रहा है सर? हाँ हाँ, उसमें क्या था, हम लोग देखिए बेसिकली वोल्टेज सोर्स क्या है, सिंपली जिसमें हम लोग वोल्टेज मेरे लिए कांस्टेंट है जी। ओवरऑल सिस्टम में वोल्टेज मेरे लिए कांस्टेंट है, उससे मैं वोल्टेज को ही भेज रहा हूं, दैट इज कॉल्ड अ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। करंट सोर्स इन्वर्टर इसमें हम लोग करंट को कंट्रोल करते हैं, करंट मेरे लिए कांस्टेंट है। उसमें आपको मोस्टली जो देखने को मिलेगा कि लाइन में एक ह्यूज इंडक्टर हम लोग फीड करके रखते हैं, अच्छा खासा रेटिंग इंडक्टर। और इंडक्टर का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है कि वो अपने अक्रॉस में करंट को चेंज होने में रोकता है। हाँ, रेट ऑफ चेंज को रोकता है, कंटिन्यूअस करंट को फीड करता रहता है। तो उसके लिए मोस्टली हम लोग वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में यही डिफरेंस है। करंट सोर्स के केस में मेरे लिए करंट कांस्टेंट है, जिसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग इंडक्टर यूज करते हैं, एक लाइन इंडक्टर हाई रेटिंग का। इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हमें ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। वोल्टेज इज माई सोर्स, जैसा लोड डिमांड होगा उतना करंट को फीड करेगा और वोल्टेज टू रिमेन कांस्टेंट। मोस्टली इन्वर्टर हम लोग यूज करते हैं वो VSI टाइप का ही होता है। कुछ स्पेशल एप्लीकेशन है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस का अगर मैं बात करूं, कोई अगर VF से ज्वाइन किए हैं तो VF में एक ब्लोअर हाउस है। ब्लोअर हाउस को चलाने के लिए कुछ ड्राइव्स है, वहां पे आपका LCI आपको देखने को मिलेगा, दैट इज उसमें एक है आपका करंट सोर्स इन्वर्टर यूज हुआ, ठीक है। एप्लीकेशन करंट सोर्स इन्वर्टर हर जगह पे यूज नहीं होता, बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वी यूज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, बट इन डिटेल में बता दूंगा। अभी के लिए आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बिना सर्किट डायग्राम बना क्लियरली। तो नेक्स्ट शेड्यूल में मैं इसको क्लियर कर दूंगा आपका, जब हम लोग डिवाइस पर रहे होंगे ना, कि थोड़ा कन्वर्टर का कॉन्सेप्ट वहां पे चाहिए मुझे, कि कैसे कॉप ऑन होगा, वो एक बार समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आने लगेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। क्लियर? ओके सर। और कोई डाउट? नो सर, नो। एनीवन एल्स? नो सर। नहीं सर, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं IGBT के टाइप के बारे में। तो बेसिकली 2 टाइप का IGBT की हम लोग बात करते हैं, एक होता है मेरे लिए पंच थ्रू IGBT, एक होता है मेरे लिए नॉन पंच थ्रू IGBT। दोनों में डिफरेंस अगर आप सही से देखोगे तो पंच थ्रू IGBT के केस में एक एडिशनल N+ बफर लेयर है जो नॉन पंच थ्रू में नहीं है। अभी पंच थ्रू IGBT जो होता है ये मेरे लिए एसिमेट्रिकल IGBT होता है। दैट मीन इसका फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज एंड रिवर्स ब्रेकओवर वोल्टेज दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसका PIV रेटिंग ज्यादा रहता है। इन केस ऑफ नॉन पंच थ्रू IGBT दीज आर कॉल्ड सिमेट्रिकल IGBT। इसमें आपका PIV और फॉरवर्ड ब्रेकओवर जो भी है दोनों सिमिलर सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये दैट इज द डिफरेंस, बेसिक चीज है। मोस्टली हम लोग नॉन पंच थ्रू IGBT का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट जानने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक ये के बारे में पता रहे, ठीक है। ये उसका IGBT का सिंबल है, हम सबको पता है, ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग सब देखे हैं। वर्किंग ऑफ IGBT अभी हम लोग डिस्कस किया, तो उसका ये सारा चीज यहाँ पे कैसे काम करता है, क्या है नहीं है, वो सारा चीज यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इट इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स? बेसिकली इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है कोई भी ट्रांजिस्टर का, उसको हम लोग उसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट और आपको वोल्टेज। अच्छा एक चीज बताइए, तो IGBT करंट कंट्रोल डिवाइस है कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्योंकि यहाँ पे हम लोग वोल्टेज इंप्लीमेंट किए थे, कोई करंट का फ्लो नहीं था, वोल्टेज की वजह से ही कंडक्शन स्टार्ट हुआ था। दैट इज वाई IGBT एंड MOSFET आर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, whereas BJT and SCR आर करंट कंट्रोल डिवाइस,
ठीक है। तो यहाँ पे उसी डायग्राम को हम लोग दिखाई थे जस्ट लाइक अ डायोड। तो डायोड के केस में हम लोग जो डायग्राम देखे थे पी जंक्शन डायोड के केस में वही सेम डायोड यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ है। ओके, एंड इट इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफरेंट गेट करंट के लिए डिफरेंट आपको करंट का गेट वोल्टेज के लिए गेट डिफरेंट गेट वोल्टेज के लिए आपको डिफरेंट करंट आपको देखने को मिलेगा। दैट्स मीन से फॉर एग्जांपल मेरा गेट वोल्टेज कम है और मैं इमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा हूं, तब भी करंट एक पर्टिकुलर लिमिट पे आकर सैचुरेट कर जाएगा, उसके बियॉन्ड और नहीं बढ़ेगा। उसके बियॉन्ड पे अगर मैं बढ़ाया जा रहा हूं तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा बट बढ़ेगा नहीं। अगर करंट मुझे इंक्रीज करना है तो मुझे गेट वोल्टेज को इंक्रीज करते रहना है, और वही डायग्रामेटिकली यहाँ पे डिफरेंट गेट वोल्टेज के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। वाई दैट इज VGE4 जो है इट इज ग्रेटर देन फ्रॉम VGE3 which is again greater than from VGE2 and which is again greater than from VGE1। अगर कुछ नहीं दे रहे तो कोई भी करंट का फ्लो हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। और अगर रिवर्स हम लोग बायसिंग कर रहे हैं तो वहां पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा जो यहाँ पे मेंशन्ड है। क्लियर यहाँ तक। एंड इट इज द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोग को दिख सकता है कि जब भी हम लोग गेट में वोल्टेज देंगे तो वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। पता है हम लोगों को, क्योंकि कोई भी कैपेसिटर का चार्जिंग अचानक से नहीं होता, इट टेक्स सम टाइम। तो वो जो टाइम है वो यहाँ पे दिखाया गया है, और जब तक ये टाइम लगेगा तब तक धीरे धीरे ऑपोजिट में चैनल फॉर्मेशन होगा। तो करंट धीरे धीरे आपका इंक्रीज करेगा, और करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो वोल्टेज धीरे धीरे आपका डिक्रीज करेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे आके करंट अपने ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाएगा एंड वोल्टेज वही जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वहां पे आके स्टेबल हो जाएगा। फिर अगर आप गेट वोल्टेज विड्रॉ कर लोगे, अचानक से वो जो चार्ज पार्टिकल वो गायब नहीं हो सकते, वो डिफ्यूज होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। वो टाइम यहाँ पे दिखाया गया कि धीरे धीरे वो डिफ्यूज हो रहा है। जैसे जैसे वो डिफ्यूज हो रहा है धीरे धीरे वो करंट कम होता जाएगा एंड धीरे धीरे वो जीरो पे आ जाएगा, और आपका वोल्टेज इंक्रीज होते होते एक टाइम पे ऐसा चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे दो डीप्स आपको दिख रहे होंगे, दिस वन एंड दिस वन, और इसके चलते यहाँ पे करंट में एक एक्सपोनेंशियल ड्रॉप जहां पे था उसके बाद कुछ देर के लिए वो लीनियर ड्रॉप हो गया। ये सारा चीज को आई सजेस्ट कि आप अवॉइड कीजिए अभी के लिए। सिंपली आप मान लीजिए कि जब भी आपको मिलेगा जस्ट सिंपली थॉट एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए अब ये क्यू है ट्रांजिएंट की वजह से। हम लोग को याद होगा कि हम लोग कभी ना कभी अपने एकेडमिक्स में पढ़े होंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस की कैसे कैपेसिटर चार्ज होता है। जब उसका 60% चार्ज हो जाता है तब वो थोड़ा टाइम के लिए रुकता है, देन इट स्टार्ट चार्जिंग अगेन। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पे वो पार्ट दिखाया गया है। तो उतना हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, उतना एप्लीकेशन पर्पस के लिए हमारे काम में नहीं आता। जो एनालिटिकली काम करते हैं उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको आप स्ट्रेट लाइन मान लीजिए। जहां जहां पे ऐसा डीप्स आपको दिख रहा है ना, अब जस्ट सोचिए कि स्ट्रेट लाइन है कि ऐसा गया ऐसा जाके स्ट्रेट हो गया, फिर वैसा ही ऐसा गया ऐसा जाके वो मीट हो गया इसके साथ। ऐसे ही हमें सोचना, उसके बियॉन्ड हमें नहीं सोचना इस पर्पस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट थायरिस्टर। तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा थायरिस्टर के केस में। थायरिस्टर ये जो नाम है बेसिकली दो नाम को जोड़ के बना है, वन थायरिस्टर थ्राइड और ट्रांजिस्टर ईस्टर, ये दोनों जोड़ के हम लोग आते हैं थायरिस्टर ये जो नाम है ये आया हुआ है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली इट इज 4 लेयर डिवाइस 3 जंक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। थायरिस्टर फैमिली में कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को हम लोग कब डाल सकते हैं, जब वो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करे। नंबर 1 उसमें 3 या उससे ज्यादा पीएन जंक्शन होने चाहिए। नंबर 2 उसका 2 स्टेबल स्टेट होना चाहिए, दैट इज नंबर 1 इज ऑफ स्टेट और नंबर 2 इज ऑफ स्टेट, और कोई स्टेट उसमें रहना नहीं चाहिए, तभी जाकर उसको हम थायरिस्टर फैमिली में डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये कौन डिसाइड किया था? डिसाइड किया था 1963 में कॉन्वेंशन हुआ था आईसी का, दैट इज इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। वहां पे ये सारे चीज को डिफाइन किया गया है। ठीक है। HCR सबसे पहले इन्वेंट कौन किया था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज इन 1957 बाय बेल लेबोरेटरी। बेल लेबोरेटरी नाम सब लोग सुने होंगे, ट्रांजिस्टर भी वही लोग इन्वेंट किए थे। तो वही पहला बार HCR को मार्केट में लाए थे, या HCR इन्वेंट बेल लेबोरेटरी ने किया था। ठीक है। तो टाइप ऑफ थायरिस्टर, तो इतने सारे टाइप ऑफ थायरिस्टर आपको दिख रहे हैं, जो बेसिकली यही जो है यहाँ पे जो 5 आपको दिख रहे हैं ये मोस्ट फेमस है। बाकी इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे हैं जो यहाँ पे रेड में आपको दिख रहे होंगे, बट इतने फेमस नहीं है, बट दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ थायरिस्टर फैमिली। ठीक है। और मोस्ट सक्सेसफुल या सबसे ज्यादा जो फेमस थायरिस्टर फैमिली मेंबर है दैट इज HCR फॉर मी। ठीक है। तो HCR में क्या रहता है? तो एक इंडस्ट्रियल HCR कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो मोस्टली इसका जो बॉडी होता है इट वर्क्स लाइक एन एनोड। जो छोटा एक टर्मिनल आपको दिखेगा इट इज द कैथोड, एंड
उससे थोड़ा बाहर की तरफ एक टर्मिनल दिखेगा जो एक्सटर्नल एन लेयर के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इट कैथोड। ठीक है, सॉरी ये जो छोटा टर्मिनल है दैट इज कॉल्ड गेट, आई एम सॉरी, इट इज गेट एंड ये जो टर्मिनल है इट इज कैथोड। ठीक है, तो इसमें 3 टर्मिनल है, एनोड इज द बॉडी, इट इज द कैथोड, और ये जो छोटा सा टर्मिनल आपको दिख रहा है इट इज गेट एंड इट इज द सिंबल ऑफ अ एचसीआर। करेक्ट। तो एचसीआर का ऑपरेशन अगर हम लोग देखें तो बहुत सिंपल है, मैं जस्ट एक बार आपको बता दे रहा हूं, आपको भी ये चीज पता ही है, बताने का आई होप ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि क्लास ले रहे हैं तो बताना मेरा फर्ज है। तो सपोज ये मेरे लिए क्या है, एनोड है, ये मेरे लिए क्या है, कैथोड है मान लेते हैं, और ये मेरे लिए गेट है। तो हम लोग क्या करेंगे एनोड में, हम लोग एनोड में पॉजिटिव सप्लाई देंगे, सॉरी यहाँ पे मेरा हाथ थोड़ा ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग गेट में अभी कुछ सप्लाई नहीं दिए, चलिए छोड़ देते। अभी अगर जंक्शन 1 को हम लोग देखेंगे तो जंक्शन 1 क्या है, ये मेरा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, जंक्शन 3 अगेन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, बट जंक्शन 2 जो है वो मेरा रिवर्स बायस कंडीशन में है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से आके यहां तक तो पहुंच सकते हैं, बट इसके आगे इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स बायस जंक्शन। तो हम लोग गेट में क्या किया, हम लोग गेट में एक पॉजिटिव सप्लाई दे दिए, गेट सिग्नल इसको ट्रिगर कर दिए कुछ देर के लिए। जब हमने ये ट्रिगर किया तो क्या हुआ, यहां से इस जंक्शन में अगर आप देखोगे तो जंक्शन 3 का बायसिंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, पहले भी फॉरवर्ड बायस था, अभी गेट में कनेक्ट करने के बाद भी फॉरवर्ड बायस नहीं। ठीक है, तो क्या होगा कि अभी जो पाथ इसको एक मिल गया यहाँ से फ्लो करने का, तो इलेक्ट्रॉन्स अभी एक छोटा सा इस पाथ में फ्लो करना चालू कर देगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, नॉट टॉकिंग अबाउट करंट, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जब भी यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा, जो क्या करेगा, ये जो डिप्लेशन लेयर यहाँ पे फॉर्म था उसको प्रेशराइज करेगा, उसको ढकेलेगा और छोटा कर देगा, और एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि डिप्लेशन लेयर इतना छोटा हो जाएगा कि इस वोल्टेज सोर्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जमा हुआ था उन सबका डिफ्यूजन यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार जब डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे डिप्लेशन लेयर कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दैट्स मीन करंट फ्लो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज एनोड टू कैथोड। तो ऐसे एक एचसीआर ऑन होता है। जब ये ऑन हो गया उसके बाद मैं अगर इस वोल्टेज सोर्स को यहां से गायब भी कर दूं तब भी ये डिवाइस मेरा ऑन कंडीशन में ही रहेगा, ऑफ नहीं होगा। तो दैट इज द टर्न ऑन मेथड ऑफ एचसीआर। अगर मैं रिवर्स बायस कंडीशन में इसको ऑपरेट करने का कोशिश करूंगा, दैट इज एनोड में मैंने नेगेटिव दे दिया और कैथोड में मैंने पॉजिटिव दे दिया, उस केस में क्या होगा, ए रिवर्स बायस हो जाएगा, ए सब फॉरवर्ड बायस में रहेगा, अगेन ये रिवर्स बायस हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि आप कुछ भी कीजिए, आप अगर ज्यादा वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो आपका लैटिस कंप्लीट डैमेज हो जाएगा। करेक्ट, तो हम सबको पता है। तो इट इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे एक सिंबल दिखाया गया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो ये 4 मोड पे ऑपरेट करता है, हमें पता है क्या क्या मोड है। बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड एंड रिवर्स ब्रेकडाउन मोड। तो यहां तक जो है इट इज द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। यहाँ पे कोई भी IG0 है, दैट्स मीन कोई भी गेट करंट नहीं दिया, अगर कोई भी गेट करंट नहीं भी देते तब भी वो ट्रिगर होगा एक पर्टिकुलर लेवल के पास। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो इस लेवल पे आ जाएगा एंड इट स्टार्ट कंडक्टिंग। अगर मुझे ब्रेक ओवर वोल्टेज को आगे लेके जाना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें गेट करंट को फीड करते हैं। तो जितना ज्यादा गेट करंट होगा उतना मेरा फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज का वैल्यू कम होगा, उतना जल्दी है उतना कम वोल्टेज देके एनोड टू कैथोड मैं इसको ऑन कर सकता हूं। ठीक है, रिवर्स में वो ऑन नहीं होगा, करंट को रोकने का कोशिश करेगा, दैट इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। एंड एक पार्ट आएगा जब आप उसके ब्रेक ओवर वोल्टेज के पार चले जाओगे तब आपको एक शार्प इंक्रीज इन करंट देखने को मिलेगा, दैट इज द रिवर्स ब्रेकडाउन मोड। और ये जो पार्ट इज द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो 4 मोड में ऑपरेशन हमें देखने को मिलता है। इट इज अ वीआई स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एचसीआर। नाउ एक चीज मैं आपको नहीं बोला यहाँ पे, दैट इज ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड इज होल्डिंग करंट, जो नीचे वाला पार्ट होता है, जिसके बाद अगर मुझे एचसीआर को बंद करना है तो बंद करने के लिए अगर हम लोग नेचुरल कम्यूटेशन को यूज कर रहे हैं तो हम लोग एनोड टू कैथोड वोल्टेज को कम करते 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 आते हैं ताकि एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होना कम हो। जब वो अपने लैचिंग करंट होल्डिंग करंट के नीचे चला जाता है तभी एचसीआर का बंद होना पॉसिबल है। जब ऑन से ऑफ कर रहे हैं और जब ऑफ से ऑन हो रहा है तो उसको लैच करने के लिए हमें मिनिमम एक लेवल ऑफ करंट के ऊपर जाना होता है, विच इज कॉल्ड इज लैचिंग करंट। मोस्टली एचसीआर के केस में होल्डिंग करंट से लैचिंग करंट 2 to 3 टाइम्स ज्यादा होता है।
अब ये कैसे पता चलेगा कितना होल्डिंग करंट है, कितना लैचिंग करंट है? हर एक एसीआर के साथ उसका एक डेटा शीट आता है। इफ यू फॉलो दैट डेटा शीट, आपको ये सारा डिटेल वहां पे इन डिटेल मिल जाएगा। वो सारा चीज हमें वहां से ही पता चलता है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि इस एसीआर का लैचिंग करंट इतना होगा, होल्डिंग करंट इतना होगा। ठीक है, तो दिस आर द मेथड्स कि क्या एसीआर को। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे? हाँ सर, और एक बार बोलिए। होल्डिंग करंट क्या होता है, लैचिंग करंट क्या होता है, ये वाला बताइए एक बार। से फॉर एग्जाम्पल मैंने एनोड टू कैथोड फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा के रखा, ठीक है। गेट करंट सोच लेते मैंने नहीं दिया है अभी तक, ठीक है। तो मैं वोल्टेज को, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा हूं। एक पॉइंट पे मैं आ जाऊंगा इसका फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टार्ट होता है यही से स्टार्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो अपने लैचिंग करंट के ऊपर रहेगा। अभी क्या होता है अभी तक मैंने नहीं बोला, अभी के लिए मैं बोलता हूं कि ब्रेक ओवर। अभी सपोज मैंने गेट करंट दिया इसमें, ठीक है। गेट करंट मैंने कहां से दिया? से फॉर एग्जांपल बहुत हाई ग्रेड करंट दिया मैंने, ताकि ये बहुत ही कम ब्रेक ओवर वोल्टेज में काम करने चालू कर दे, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल, कहां गया मेरा पेन? सपोज मैंने इस लेवल पे इसको गेट करंट फीड किया, तो इसका ग्राफ अभी ऐसा हो गया, ठीक है। तो गेट करंट सपोज वो कुछ भी आप वैल्यू मान लीजिए, इट इज IG1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। IG0 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, IG इक्वल टू 0, तो इट इज IG1, ठीक है। तो सपोज गेट करंट में जब यहाँ पे फीड किया तो अभी ब्रेक ओवर वोल्टेज यहाँ पे स्विच हो चुका है, और इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे जाने के बाद वो ऑन हो जाएगा, दैट इज अपने फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पे आ गया। अभी अगर मैं इसका गेट करंट विथड्रॉ कर लूं तो मेरा डिवाइस ऑन कंडीशन में नहीं रहेगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसको ऑन कंडीशन में रखने के लिए मुझे क्या करना होगा? गेट का सप्लाई को कुछ देर और होल्ड करके रखना होगा, एनोड टू कैथोड वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाना होगा, ताकि उसका करंट एक पर्टिकुलर करंट के ऊपर चला जाए। दैट इज कॉल्ड द लैचिंग करंट। तो लैचिंग करंट ऑफ एन एसीआर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट जिसके ऊपर मुझे जाना है या जो मुझे अचीव करना है, ताकि गेट सप्लाई विथड्रॉ कर लेने के बाद भी मेरा एसीआर ऑन कंडीशन में रहे। समझ में आया लैचिंग करंट का कॉन्सेप्ट? नाउ होल्डिंग करंट, अभी एसीआर मेरा ऑन कंडीशन में है। अभी एसीआर को ऑन कंडीशन में तो नहीं रखना, इसको बंद भी तो करना है ना कभी मुझे। तो बंद करने के लिए फोर्स कम्यूटेशन के मेथड से, तो मान लेते कि हम लोग फोर्स कम्यूटेशन में नहीं जा रहे और गोइंग फॉर नेचुरल कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं, जीरो पे लेके आते हैं, या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग करंट को, दैट इज एनोड टू कैथोड करंट को, गेट सप्लाई हट चुका है, गेट सप्लाई है ही नहीं सिस्टम में, ठीक है। डिवाइस मेरा लैचिंग कंडीशन में, करंट फ्लो हो रहा है। अभी मैं एनोड टू कैथोड करंट को धीरे धीरे वोल्टेज को मैं धीरे धीरे कम करो, ताकि एनोड टू कैथोड करंट धीरे धीरे कम हो। तो कम होते वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ करंट के नीचे आएगा, फिर तभी जाकर वो अपने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट पे पहुंच पाएगा। दैट इज कॉल्ड द होल्डिंग करंट। नाउ व्हाट इज होल्डिंग करंट? तो होल्डिंग करंट फॉर एन एसीआर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट जो मुझे जरूरत है, जिसके नीचे मुझे जाने का जरूरत है, ताकि वो एसीआर को मैं ऑफ कंडीशन में ला पाऊं। क्लियर? तो व्हाट इज लैचिंग करंट? मैं और एक बार रिपीट कर देता हूं। लैचिंग करंट इज द मिनिमम करंट विच इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एसीआर लैच, एंड होल्डिंग करंट इज द बिलो दैट करंट की जहां पे एसीआर मेरा अपने टर्न ऑफ कंडीशन पे जाएगा, ऑन से ऑफ कंडीशन पे आएगा। समझ में आया सर? यस सर। ओके, तो दीज आर द मेथड्स ऑफ ट्रिगरिंग, जिससे हम लोग मेथड कर सकते हैं। तो एक मेथड हम लोग देखे फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, जहां पे हम लोग गेट वोल्टेज जीरो, गेट करंट जीरो रखे थे, तो फॉरवर्ड वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाएंगे, तो एक पॉइंट पे जाकर ऑन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। एक होता है गेट ट्रिगरिंग, कि हम लोग गेट सप्लाई देके उसका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज को आगे लेके आए, उसको ट्रिगर कर सकते हैं। एक होता है उसमें डिविजिटी ट्रिगरिंग, जहां पे हम लोग वोल्टेज को पर्टिकुलर टाइम लैंप के लिए एक स्पाइक देते हैं, जिससे क्या होता है उसका डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाता है, उससे भी उसको ट्रिगर किया जा सकता है। टेम्परेचर के थ्रू भी ट्रिगर किया जा सकता है, उसको टेम्परेचर को इंक्रीज या इंक्रीज करके मोस्टली। एंड एक स्पेशल टाइप ऑफ एसीआर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट एक्टिवेटेड एसीआर या LASCR, उसको ऑन करने के लिए हम लोग लाइट ट्रिगरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे एपो केबल के मदद से हम लोग उसको ऑन करते हैं। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ ट्रिगरिंग जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग यूज करते हैं गेट ट्रिगरिंग का। बाकी सारे डिस्कस dB/dt वाला एक बार बताइए।
dV/dt क्या होता है ना कि देखिए वोल्टेज ट्रेस डेवलप अगर कर दिए, बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारा जो जंक्शन है उसके अक्रॉस में जो डिप्लेशन लेयर बना हुआ है जो कंडक्शन होने के लिए रोक रहा है, ठीक है, उसके अक्रॉस में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी एक dV/dt मतलब कुछ बहुत कम समय के लिए एक ह्यूज सर्ज ऑफ वोल्टेज हम लोग फीड करेंगे, तो अचानक के लिए उस पर्टिकुलर समय के लिए क्या होगा, वो जो डिप्लेशन लेयर है वो अचानक से बहुत छोटा हो जाएगा और उस समय डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड dV/dt। ओके सर। बहुत कम समय के लिए एक सर्ज ऑफ वोल्टेज जो क्या करेगा, डिप्लेशन लेयर को एक पर्टिकुलर बहुत ही कम समय के लिए छोटा करेगा, उस समय डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। एक बार अगर डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग और कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये सारे को हम लोग यूज नहीं करते, सबसे हमें एचसीआर को प्रोटेक्ट करना होता है और ये सब हमें जानने का जरूरत है ताकि हम लोग उसके प्रोटेक्शन सर्किट को डिजाइन कर पाए। तो वही चीज यहाँ पे 3 एंगल के बारे में बात हुआ है, मैं जस्ट थोड़ा बाद में आता हूँ, यहाँ पे थोड़ा प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में डिस्कस कर लेते फिर उसमें आते, ठीक है। तो हाई करंट या शॉर्ट सर्किट करंट से बचाने के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर या FACLF यूज करते हैं। FACLF क्या है, फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज, ठीक है। DIDT सर्च से इस यहाँ पे बचा किसको रहे, इस थायरिस्टर एचसीआर को बचा रहे, ठीक है, ताकि DIDT सर्च से खराब ना हो जाए उसके लिए एक इंडक्टर लाइन में लगा के रखे हैं, ताकि DVDT से ऑन ना हो जाए उसके लिए एक स्नबर सर्किट पैरेलल में है, ताकि ओवर वोल्टेज से डैमेज ना हो जाए उसके लिए एक MOV दैट इज मेटल ऑक्साइड डायरिएस्टर यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, और टेम्परेचर से ट्रिगर ना हो जाए कि ज्यादा टेम्परेचर हो गया उससे ट्रिगर ना हो जाए उसके लिए अलग से हीट सिंक लगा हुआ है। सोचिए जितने ट्रिगरिंग मेथड हम लोग पढ़े हैं, फॉल्स ट्रिगरिंग से रोकने के लिए उन सब से कैसे बचा जाए उसके लिए यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्शन सर्किट बनाए हुए हैं ताकि एचसीआर गलती से भी फॉल्स ट्रिगर ना हो जाए। और ये सारा हम लोग जब ड्राइव डिजाइन कर रहे होते या फिर कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस सर्किट डिजाइन कर रहे होते, इन सबको हम लोग को प्रायोरिटी देना होता है कि चांसेस है कि एचसीआर फॉल्स ट्रिगर हो जाए, तब आप बिना चाहते हुए भी मशीन चालू हो जाएगा। उन सबसे बचने के लिए सारे प्रोटेक्शन सर्किट डिजाइन किया जाता है। इन द सेम वे गेट में भी फॉल्स सप्लाई आ सकता है, गेट में ह्यूज करंट आ सकता है जिससे बचने के लिए रेजिस्टेंस है। वोल्टेज से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे जेनरेटर लगा के रखे हुए हैं एंड देयर इज अ फिल्टर सर्किट ताकि सिस्टम में ज्यादा वोल्टेज ज्यादा ट्रिगरिंग वैल्यू ना पहुंच पाए। तो दैट इज फॉर द गेट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो चीज था दैट इज द कंडक्शन, एक्सटिंक्शन एंड फायरिंग एंगल। तो एचसीआर को हम लोग को पता है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एंगल पे हम लोग फायर करते हैं, ट्रिगर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स फायरिंग एंगल, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सटिंक्शन एंगल क्या होता है, तो एक्सटिंक्शन एंगल होता है जहां पे वो एचसीआर अपने ऑफ कंडीशन में आता है, बंद हो जाता है। इन केस ऑफ AC इट इज हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। और कंडक्शन एंगल क्या होता है कि जब तक मेरा एचसीआर कंडक्ट कर रहा होता है वो मेरे लिए होता है कंडक्शन एंगल। तो कंडक्शन एंगल को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटिंक्शन एंगल को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और फायरिंग एंगल को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो कंडक्शन एंगल इज इक्वल टू एक्सटिंक्शन एंगल माइनस फायरिंग एंगल, ठीक है। दैट इज रिटन ओवर हियर, गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। और अल्फा का वैल्यू जितना हम लोग इंक्रीज करेंगे उतना एवरेज वैल्यू कम होते हुआ जाएगा, और जितना अल्फा का वैल्यू कम रहेगा उतना ज्यादा एवरेज वैल्यू इन केस ऑफ एसी एटलीस्ट या कोई भी साइकिल हो गया हमें उतना ज्यादा एवरेज वैल्यू हमें मिलेगा, करेक्ट। इसके बारे में बात किया, दैट इज द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक। गेट में हम लोग पल्स दिए तो धीरे धीरे वोल्टेज घटा, धीरे धीरे करंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे पावर लॉसेस आपको दिखाया गया नॉर्मल स्विचिंग के लिए, ठीक है। नॉर्मल केसेस में गेट में हम लोग सप्लाई देते ट्रिगर करते समय जब हम लोग उसको ऑफ कंडीशन में रखना होता है हम लोग उसमें नेगेटिव गेट पल्स देके रखते हैं ताकि वो फॉल्स ट्रिगर ना हो जाए, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर स्विचेस। तो यहाँ पे पावर रेटिंग से डिफरेंट चीज का कि हर एक जो सेमीकंडक्टर डिवाइस हम लोग यूज करते हैं ना उसका कुछ हर एक का अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है। कोई हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर सकते हैं, कोई लो पावर में ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बेस करके एक ग्राफ है जो याद रख सकते हैं हम लोग ताकि हमें काम में। तो थायरिस्टर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत हाई पावर रेटिंग के लिए बट उसका स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। बीजेटी कम पावर रेटिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बट हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का नाम है, दैट इज SiC स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन कार्बाइड एंड GaN स्टैंड्स फॉर गैलियम नाइट्राइड। तो ये दोनों स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है जहां पे इन सब का खत्म हो जाता है, वहां पे हम लोग अगर उससे भी ज्यादा हमें अचीव करना है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी या पावर हैंडलिंग कैपेसिटी देन वी यूज सच काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ओके।
इट इज आईजीबीटी टेस्टर, जो हम लोग आईजीबीटी को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। आईजीबीटी नहीं, कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को अगर हम सही है कि नहीं टेस्ट करना होता है तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, उसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है। बट एक स्पेशल किस्म का आईजीबीटी टेस्टर आता है जिसको अगर आप सिंपली कनेक्ट कर दो उसके यूएक्स पे, आप उसमें सिग्नल दे दो, वो आपको चेक करके सारा चीज चेक करके बता देगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो है इट इज जस्ट अ मल्टीमीटर जिससे हम लोग रेजिस्टेंस के थ्रू भी कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक सीएल ले लो तो उसके गेट टू कैथोड के बीच में आपको 10 to 30 ओम का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इफ यू आर फाइंडिंग दैट, इट इज इन गुड कंडीशन। अगर नहीं मिल रहा है दैट मीन वो डैमेज हो चुका है। अगर शॉर्ट मिल रहा है या ओपन मिल रहा है, ओपन नॉर्मल नहीं मिल रहा है, शॉर्ट मिलना चाहिए। अगर शॉर्ट मिल रहा है दैट मीन इट इज डैमेज। ठीक है, तो दिस इज द मोर और लेस हमारा जो सेमीकंडक्टर स्विचेस था जो हमें डिस्कस करना था। अपार्ट फ्रॉम दैट पावर कन्वर्टर सर्किट सर देयर जो हमें डिस्कस करना था, जो प्रोबेबली 5 बजने वाला है। आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग और एक सेशन इसका शेड्यूल कर देंगे जहां पे सारा चीज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, पावर इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है फील फ्री टू आस्क, पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर रहे हैं। सर थायरिस्टर का जो प्रोटेक्शन सर्किट थोड़ा स्लाइड दिखाइए एक बार। या यस सर। सर डीआई बाई डी टी इंडक्टेंस यूज करते हैं, तो डीवी बाई डी टी के लिए स्नोवर। उसके बाद क्या बोले सर 3 नंबर वाला? टेम्पर देखिए, ए वाला जो है आपका जो सीबी या CLF है वो आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए है, ह्यूज करंट सर्ज, अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया उसको बचाने के लिए। ठीक है, DIDT के लिए इंडक्टर, MOB हाई वोल्टेज सर्ज की गलती से सर्ज नहीं सर्ज, ठीक है, फॉल्ट। ठीक है, उसके लिए आप इसको MOB बोलते हैं, जो पैरेलल में लगा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड MOB, मेटल ऑक्साइड वेरिएशन, दैट इज नथिंग बट अ वेरिएबल रेजिस्टर। वोल्टेज इंक्रीज होने पे अपने अक्रॉस में रेजिस्टेंस कम कर लेता है, शॉर्ट पाथ दे देता है, वो खुद खराब हो जाएगा बट आपके सिस्टम को बचा लेगा। ठीक है, ओके सर। इससे बचाने के लिए हीट सिंक एंड गेट प्रोटेक्शन के लिए आप अलग से गेट प्रोटेक्शन सर्किट वेरी करता है। ठीक है, इट इज नॉट यही सेम यूज होता है ऐसा नहीं है, आज के दिन तो और एडवांस चीज यूज होते हैं, बट इट इज द बेसिक जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है सर, कम्यूटेटर ये सर्किट को इसके बोलता है क्या सर? कम्यूटेटर सर्किट SCR प्रोटेक्शन के लिए। कम्यूटेशन सर्किट का बात करें, कम्यूटेटर सर्किट तो नहीं, कम्यूटेशन सर्किट। यस सर। कम्यूटेटर सर्किट SCR को बंद करने के लिए यूज होता है। SCR को हम लोग क्या बोले थे, SCR को ऑन करना मेरे हाथ में है, SCR को बंद करना मेरे हाथ में नहीं। उसको बंद करने के लिए मुझे कुछ अलग जुगाड़ लगाना होता है। जुगाड़ क्या क्या है, उसको जो जुगाड़ हम लोग लगाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन। बेसिकली 2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन। ना व्हाट इज नेचुरल कम्यूटेशन? उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि उसका एनोड टू कैथोड वोल्टेज को 0 कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक को बंद होना है। अभी कुछ देर पहले देख के आए थे कर्व में, करेक्ट? तो वो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन को कहीं कहीं पे क्लास EF कम्यूटेशन भी बोला जाता है। ठीक है, और आता है फोर्स कम्यूटेशन। फोर्स कम्यूटेशन में 5 पार्ट है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास C। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप के। इट इज नथिंग बट द टर्न ऑफ मेथड कि कैसे हम लोग उसको बंद करेंगे। ठीक है, वो अलग है थोड़ा। कम्यूटेशन सर्किट का डिफरेंट हो SCR को बंद करने के लिए। ओके सर। इसलिए इन्वर्टर में यूज होता है। इन्वर्टर में हम लोग लोड कम्यूटेड सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बताइएगा कैसे काम करते हैं। इन्वर्टर पढ़ेंगे तब मुझे बताना ही, इन्वर्टर में DC को AC में तब्दील कर रहा है ना, तो DC पोलैरिटी बंद तो करना है ना, तब मुझे बताना ही है आप। तो निश्चिंत रहिए, वो मुझे बताना ही है तब आपको, मेरे पास तब फोर्स कम्यूटेशन मुझे आपको बताना ही है। और कुछ? ना सर, ओके। नोट्स आप हाँ सर, बोले थोड़ा नोट्स भेज दीजिएगा। नोट्स सर दे दूंगा। ये जो स्लाइड देख के मैंने पढ़ाया आपको, ये मैं चैट बॉक्स में आज तो और शायद नहीं होगा सर, मैं कल सुबह आपको दे दूंगा चैट बॉक्स में। इसी मीटिंग के चैट बॉक्स में आपको मिल जाएगा कल सुबह तक। ठीक है सर, ठीक है, ओके। और कुछ? नहीं तो सर मेल पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेल पे सेंड करेंगे क्या? अभी सब लोग अगर आप अभी मुझे बताइए कि मुझे कैसे पता होगा कि कौन कौन है, किसको किसको मेल करना है? तो जो लोग मीटिंग में है उन सबके पास चैट बॉक्स का एक्सेस है ना, आप लोगों को मिल जाएगा ना चैट बॉक्स में। ठीक है सर, ठीक। वो आसान होगा। आप
और मेरे लिए भी आसान होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं मेरे लिए भी आसान होगा, क्योंकि सबका मेल आईडी ढूंढते निकालना बहुत मुश्किल काम है। और अगेन मैं बोल दे रहा हूँ, जो लोग अपने नॉन डोमेन गूगल के थ्रू या कुछ के थ्रू अपना अपना पर्सनल नंबर काइंडली चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ताकि हम लोग आपका अटेंडेंस को कैप्चर कर पाए। हाँ बोलिए सर। सर ये क्या सीरीज ऑफ क्लासेस रहेगा अभी? हाँ, इसके बाद और देखिए, बेसिकली सीरीज ऑफ क्लासेस होना नहीं था, एक ही क्लास में कंप्लीट करना था, बट आप देखें कि हम लोग कहाँ तक पहुंच पाए 2 घंटे में। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, मैं बोला भी था पॉसिबल नहीं होगा सर, बट दे टोल्ड कि कोशिश करो जितना हो सके। तो आई हैव ट्राइड, नहीं हो पाया तो और एक सेशन स्टार्ट हम लोग शेड्यूल कर देंगे ऑन द पावर कन्वर्टर सर्किट, क्या दिक्कत है, जिसमें हम लोग रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर के बारे में बात कर लेंगे, रेक्टिफायर कन्वर्टर एंड इन्वर्टर। ओके सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? चलिए, इफ नो तो हम लोग सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू ऑल, आप लोग इतना देर तक रहे हमारे साथ। या देवाशीष जी, आप बहुत देर से हैंड रेज करके रखे, मुझे दिख नहीं रहता, आपको कुछ बोलना है क्या देवाशीष जी? सर एक्चुअली मैं वही बोला था, एक्चुअली सर ऑलरेडी डिस्कस हो गया सर, वही DBTT वाला क्या क्या यूजर 3 नंबर वाला मैं लिखा नहीं था, ये मोबाइल वाला। ओके ओके ओके, नो इशू नो इशू, मुझे अब चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर टाइम।